सबसे पहले सुनील धनवंता जी का स्वागत कीजिए। और पुष्पा कुमारी जी हैं हमारे एकेडमिक सपोर्ट टीम की हेड, उनसे मैं अनुरोध करूंगा बुके प्रेजेंट करके स्वागत करें दृष्टि संस्थान की तरफ से। थैंक यू। तो औपचारिक तरीके से इस सेमिनार की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सुनील आपका इस हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सर, थैंक यू। अब मेरे पास बहुत सारे सवाल आ गए हैं जो मैं एक एक कर आपसे पूछूंगा। ये सवाल जेन्युइन तरीके से इन लोगों से ही लिए गए हैं, मेरे इसमें एक भी सवाल नहीं है जी। ठीक है। सुनील के बारे में मैं आपको बता दूं कि लगातार 3 इनके अटेम्प्ट हुए और तीनों में ये कामयाब हुए। सबसे बड़ी बात ये है, फर्स्ट अटेम्प्ट में जब इनसे मुलाकात हुई, सुनील IITian हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी मुलाकात हुई थी इंटरव्यू के दौरान, और इनके सामने एक दुविधा थी कि IIT से निकलने के बाद ये जॉब करें या फिर UPSC के लिए ही आगे ट्राई करें। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इन्होंने रिज़ल्ट निकाला, फिर सेकंड अटेम्प्ट में भी रिज़ल्ट निकाला, फिर थर्ड अटेम्प्ट में भी इन्होंने रिज़ल्ट निकाला। IPS हैं ऑलरेडी, मणिपुर काडर में हैं। इनकी यात्रा बहुत ही रोचक रही है और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, इनकी तैयारी के दौरान मैं जुड़ा रहा हूँ थोड़ा बहुत, तो इन्होंने हर चीज़ का बहुत सिस्टमेटिक तरीके से प्लान बनाया, कागज़ पर उतारा। इंटरव्यू की तैयारी जिस तरीके से आपने की कागज़ पर, वो काबिल तारीफ़ है। आप लोग को जानकर हैरानी होगी कि बहुत साधारण परिवार से निकलकर, बहुत ज़्यादा धनाढ्य परिवार से नहीं है। सुनील के पिताजी टीचर हैं और उसी बैकग्राउंड से निकलकर इन्होंने बहुत संघर्ष के साथ कामयाबी की इबारत लिखी है। मैं जानना चाहूँगा कि इस पूरी यात्रा में आपका अपना अनुभव क्या रहा? अगर अपनी जर्नी को बहुत ब्रीफ में आप बताना चाहें तो क्या क्या पॉइंट्स बताएंगे उसमें? सर, सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ कि ये जर्नी बहुत मुश्किल रही है और काफ़ी लंबा टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने में, और संघर्ष बहुत पहले शुरू हो चुका था, लगभग 2008-9 के आसपास। तब से लगातार मेहनत आज तक चली है। 10th क्लास, फिर 12th क्लास में, और उसके बाद में IIT हुआ, फिर JNU में जाना हुआ। हर जगह एक संघर्षपूर्ण रहा है। ये मान सकते हैं कि आज जो ये सफलता की बिल्डिंग बनी है, उसकी एक एक ईंट लगाने में काफ़ी मेहनत लगी है, और बस यही था कि सब लोग का साथ रहा, मेहनत रही और ये जर्नी हासिल हुई सर। तो ज़ोरदार ताली बजाइए। अब हम लोग शुरू करेंगे, आपके काम की बातें करेंगे, PT, मेंस, इंटरव्यू, इस दौरान सब कुछ बात करेंगे हम लोग। लेकिन इस बीच में अगर आपको कुछ भी मन करे तो मुझे हिंट कर दीजिएगा, जो बातें छूट रही होंगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहले बात PT की कर लेते हैं। PT को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं, अगर समग्रता में पहले बात कर लें तो बहुत सारे सवालों का जवाब उसमें आ जाएगा। बिल्कुल। PT को लेकर क्या अप्रोच रहे, और अब कहते हैं कि PT आयरन गेट है, अगर इसे निकाल दिए तो फिर आधी सफलता तो हो गई, तो आपकी क्या राय है? बिल्कुल, अमृत सर की बात सही है, और ख़ासकर हिंदी मीडियम के लिए कि 70% लोग हिंदी मीडियम के PT से ही बाहर हो जा रहे हैं। तो रेस जीतने के लिए जो पहला पड़ाव है, आप अगर इससे ही बाहर हो जाएंगे तो फिर आगे रेस का मतलब क्या रहेगा। इसीलिए आज अगर 2017 बाद की जो PT देखें, उसका लेवल है और उसकी डिफ़िकल्टी है, और जो अनिश्चितता है उसमें कि सवाल कौन से सेक्शन से आएगा, करंट ज़्यादा आएगा, हिस्ट्री ज़्यादा आएगी, पॉलिटी ज़्यादा आएगी, तो इन चीज़ों को देखकर एक तैयारी की सटीक रणनीति होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो बात करें, PT में 3 चीज़ों पे फोकस होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो हर सब्जेक्ट का बेसिक सेक्शन होता है, हम 6 सब्जेक्टों में बांट सकते हैं जो PT में आते हैं। जो पॉलिटी है, इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, साइंस एंड टेक है, और इसके अलावा जो हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, ये सारे सेक्शंस इसमें आते हैं। तो इनका सबसे पहले तो आपके सामने बिल्कुल बेसिक्स है, कॉन्सेप्चुअल लेवल आपका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा होता है करंट सेक्शन, जो अप्लाइड सेक्शन मानते हैं हम इसको। तो साथ में ही एग्जाम के 1.5 साल का करंट अफेयर पे आपकी नज़र होनी चाहिए, और PT के नज़रिए से करंट अफेयर को देखें तो फैक्ट्स पे थोड़ा फोकस होना चाहिए, और वही करंट को अगर मेंस के नज़रिए से देखें
तो कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि जीआई टैग किसको मिल गया, कोई नया यूनेस्को हेरिटेज साइट बन गया है, तो ऐसा फैक्ट्स पे कोई नई जनजाति चर्चा में है, तो ये सारे फैक्ट्स पे आपकी नज़र होना बहुत ज़रूरी है। तो पीटी के लिए करंट के फैक्ट्स पे नज़र होना बहुत ज़रूरी है और मेंस के लिए उसी कॉन्सेप्ट पे। और अगर तीसरी बात करें तो वो है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस में आपको इस पीटी से पहले, क्योंकि जब मेन एग्जाम, जब पीटी आपका होगा एग्जाम हॉल में, तो आपके सामने 100 क्वेश्चन करना है 120 मिनट्स में। उसमें आपको ओएमआर भी भरना है, पेपर पढ़ना भी होता है। और खासकर हिंदी मीडियम के लिए चुनौती ये है कि हिंदी मीडियम के लिए जो ट्रांसलेशन होता है वो आजकल बहुत एक क्लिष्ट हो गया है, कठिन सा लगने लग गया है, और कई बार मिस्टेक्स भी यूपीएससी के द्वारा वहाँ पे की जाती है। इसलिए आपको इंग्लिश भी देखना पड़ता है थोड़ा कई बार, और हिंदी भी देखना पड़ता है। इस वजह से टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और टाइम की कमी को देखते हुए, पेपर की डिफ़िकल्टी को देखते हुए, सबसे बड़ी बात है पेपर मैनेजमेंट। और पेपर मैनेजमेंट उस स्ट्रेस में करना एक कठिन कार्य होता है। इसलिए आपको उस चीज़ों को पहले ही उस एनवायरनमेंट में, आप टेस्ट सीरीज में उन चीज़ों को दोहरा के, और वहाँ पे मेन जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पे गलतियों को मिनिमम कर सकते हो। इसलिए आपको एग्ज़ाम से पहले, जब मैं पहली बार पीटी देने गया था तो मैं 60 to 65 टेस्ट पेपर वहाँ पे करके गया था। तो 65 into 100 मीन्स 6500 आपके क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो, 2 घंटे में उस चीज़ों को जान चुके हो कि मेरी स्पीड क्या रहती है, मैं किस सेक्शन में कमज़ोर हूँ, किस सेक्शन को मुझे पहले अटेंड करना चाहिए, एलिमिनेशन क्या होता है, इन चीज़ों को सारा नज़र में देखना चाहिए। तो बेसिक, करंट प्लस में जो प्रैक्टिस होती है टेस्ट सीरीज की, ये पीटी के लिए आपको इन चीज़ों पे फोकस करना ज़रूरी है। और बाकी होता है 2 घंटे का टाइम मैनेजमेंट, कि वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट कैसा होता है। और दूसरी बात, आजकल जीएस का ही महत्व नहीं है पीटी में। जो हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं वो ज़्यादातर सीसेट में भी बाहर हो रहे हैं, तो इसलिए आपको जीएस के साथ साथ सीसेट भी कम से कम रोजाना 1 आधा घंटा देखना चाहिए। जिनका जो आर्ट्स बैकग्राउंड है उनको कम से कम सीसेट को देखकर चलना चाहिए कि पैसेज कैसे सॉल्व करना है, रीजनिंग कैसे सॉल्व करना है, बिकॉज वहाँ पे बहुत मुश्किल हो रहे हैं सवाल आजकल। धीरे धीरे 33% भी लाना मुश्किल हो रहा है, और वहाँ पे 33% आपको लाना पड़ेगा। GS1 की कट ऑफ तो फिर भी नीचे जा सकती है, 60 चली जाए, 65 चली जाए, लेकिन वहाँ पे आपको 67 मार्क्स लाना ही पड़ेगा, फिर से पेपर कितना भी डिफिकल्ट हो। इसलिए सीसेट को नज़रअंदाज करना एक खतरनाक कदम साबित हो सकता है। इसलिए आपको सीसेट को भी अभी से ही, कि 2-2 सवाल, 3-3 सवाल, थोड़ा पेपर देख लिया, अभी से इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया हूँ टाइम, इसलिए बिकॉज पीटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, और आपकी जो सक्सेस का 50% पार्ट तो आपका पीटी ही यहाँ पे एक तरह से उसमें आने लग गया है। इसलिए आपको पीटी को सीरियसली लेना चाहिए और आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ठीक है, अब पीटी वाले सेक्शन में ही एक सवाल है मोहम्मद रिजवान का कि करंट अफेयर्स की तैयारी एग्ज़ाम के कितने दिन पहले से करना चाहिए, और आपने करंट अफेयर्स की तैयारी को कैसे किया? तो फिर से मैंने पहले बताया कि करंट अफेयर को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। पीटी के लिए आप फैक्ट्स को ध्यान में रखते हो, मेंस में कॉन्सेप्ट को, और इंटरव्यू में आपको दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है और विश्लेषण करना पड़ता है कि कोई CAA जैसे NRC है या कोई नया एक्ट आया है, जनसंख्या बिल आ गया, तो उसके पक्ष विपक्ष आपको पता होना चाहिए इंटरव्यू के लिए। तो पीटी के लिए करंट में आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट भी देखना है, लेकिन फैक्ट पे ज़्यादा फोकस रखना है, कहाँ क्या चीज़ कितनी बन रही है। तो पहला तो ये है, और दूसरा ये है कि करंट अफेयर 1.5 साल का आपको सेफ रहने के लिए एग्जाम का जो दिन है उससे 1.5 साल पहले का करंट अफेयर आपका तैयार होना चाहिए अच्छे से। और जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होता है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि IUCN स्टेटस इसका क्या है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, कन्फ्यूजन हो जाते हैं लोग, तो उसकी आप लिस्ट बना सकते हो। GI टैग कौन कौन से मिले साल में, उसकी लिस्ट बना लीजिए। कौन सा इंडेक्स कौन सी संस्थान जारी करता है, उनका लिस्ट बना लीजिए। तो कुछ नोट्स की सहायता से और कुछ कोचिंग मटेरियल की सहायता से आप इन चीज़ों को पीटी का करंट अफेयर आराम से कर सकते हो। मैंने दोनों ही अप्रोच अपनाई है, कुछ नोट्स भी बनाया है और कुछ बना बनाया जो मटेरियल मिलता है कोचिंग की तरफ से, या ऑनलाइन जो वेबसाइट्स होती हैं, दृष्टि की वेबसाइट मान लीजिए, PIB की वेबसाइट है, PRS की है, राज्यसभा TV है, यहाँ से जो फैक्ट्स मिलते हैं उनसे भी मैंने हेल्प ली है। तो दोनों अप्रोच आप अपना सकते हो, खुद से भी कर सकते हो, जो बना बनाया मटेरियल है उसको भी यूज कर सकते हो। एक इंटरेस्टिंग सवाल लेते हैं, बीच बीच में बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल आएंगे। सवाल है भावी IPS का
कैलाश बिश्नोई जी ने लिखा है, सर जैसे हम आपको देखने के लिए 1 घंटे तक चिलचिलाती धूप में लाइन में खड़े रहे, क्या आप भी कभी इस तरह खड़े हुए और आपको भी यह मंजिल मिली तो आपको कैसा फील हुआ? देखिए, हम एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और वहाँ पे क्या होता है कि आपको आईएएस आईपीएस को सामने देखने का मौका बहुत कम मिलता है और ऑफिस में जाने का ख्वाब तो बहुत कम लोग देख पाते हैं। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि आपको लाइन में लगना पड़ता है और जब कुछ अच्छा करना होता है तो संघर्ष तो करना ही होता है। तो मैं सबसे पहले तो आप सबको आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आपका कि आप लोग मेरी वजह से इतना मुश्किल सहन किए। और मैं ये चाहता हूँ कि जो ये इंटरेक्शन रहेगा, मैं जो आपको जवाब दूंगा उससे आपकी जो कठिनाइयाँ हैं उनका जो पेन है वो थोड़ा कम हो जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। और बाकी मैंने भी ऐसा ही वेट किया है कई जगह कि एक टॉपर का दर्शन हो जाए, कि बातचीत हो जाए कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। वैसे फिर मैं एक जो आपको फिर भी सचेत करना चाहता हूँ, नायक पूजा। हिंदी मीडियम में एक नायक पूजा चलती है कि जो टॉपर बोल रहा है वो सब कुछ सही है, टॉपर बोल रहा है उसको सुनिए, लेकिन अपने स्तर पर विश्लेषण कीजिए कि मेरे लिए क्या सही रहेगा। टॉपर बोल रहे हैं 10 घंटे पढ़िए, आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, नहीं, कि आपका टाइम टेबल क्या है, आपकी क्षमताएं कितनी है, आपका शेड्यूल कैसा रहता है, उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को ढालने की कोशिश कीजिए। और जितना हो सके ज़्यादा जो दिग्भ्रमित करने वाले लोग होते हैं उनसे बचिए, क्योंकि आपके माइंड में ओपिनियन ज़्यादा हो जाएंगे तो आप एक कंफ्यूज की स्थिति में आ जाएंगे और ये निर्णय नहीं ले पाएंगे कि करना क्या होता है। तो आप बहुत कम लिमिटेड लोगों से मिलिए, लिमिटेड ओपिनियन को सुनिए और अपने स्तर पर विश्लेषण करके चीज़ों को आगे बढ़िए तो सही रहेगा। ठीक है, रमेश कुमार जी का सवाल है कि पीटी में एनसीईआरटी का क्या महत्व है? पीटी में एनसीईआरटी का महत्व देखें तो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे होता है कि आप कई बार क्या होता है कि स्कूल में जब हम कुकर्म करते हैं, जैसे कुकर्म मतलब ये है कि वहाँ पे एनसीईआरटी छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं है, तो क्या काम आएगा लाइफ में। वो जो वहाँ पे जो आपने गलत काम किया है वो उसको अब उस सजा को भुगतना पड़ता है कि एनसीईआरटी फिर से पढ़नी पड़ती है। कई लोग वहीं पढ़ लेते हैं तो उनका बेसिक स्ट्रांग होता है। तो बेसिक बनाने के लिए कि पॉलिटी में जो चीज़ें कि संघात्मक व्यवस्था क्या होती है, गणतंत्र क्या होता है, ज्योग्राफी में देखें तो कौन सी रिवर कहाँ है, कौन सा स्टेट कहाँ है, किसकी बाउंड्री टच करती हैं, ज्योग्राफी बच्चों के लिए बनाई गई है, लेकिन वहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है, आपका जो नींव होती है वो बिल्डअप हो सकता है। तो पूरा तो आप बोल नहीं सकते कि पीटी एनसीईआरटी से हो जाएगा, लेकिन एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बनाने के लिए, आपका फाउंडेशन बनाने के लिए अच्छा होता है। लेकिन इससे अच्छी इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये है कि पूरी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं होती आपके लिए। और दृष्टि ने, मैंने खुद फॉलो किया कि दृष्टि में कुछ बुक्स इन्होंने बनाई है, खासकर क्विक बुक्स, उसमें एनसीईआरटी के कंटेंट को शामिल कर लिया गया है और साथ में प्रैक्टिस सीरीज भी देती है। तो उन दोनों चीज़ों को आप मिक्सअप करके पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे खुद इंपॉर्टेंट चीज़ें ढूंढेगी कौन सी इंपॉर्टेंट है। इससे अच्छा है ना कि कोचिंग ने पहले से बना के दे दिया आपको कि इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या नहीं है, तो आप उसको फॉलो कीजिए। आज एनसीईआरटी इतनी पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, एक सवाल बहुत लोगों ने पूछा है तो मैं कंबाइंड एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि पीटी और मेंस की जो तैयारी है वो एक साथ करनी चाहिए, अलग अलग करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कितने दिन पहले एग्ज़ाम के पीटी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, इस तरह के बहुत सारे सवाल। तो मैं एक में मिलाकर एक सवाल पूछता हूँ आपसे कि क्या स्ट्रैटेजी आपने अपनाई थी और क्या स्ट्रैटेजी आइडियली होना चाहिए। जैसे पीटी की परीक्षा के समय से कितने समय पहले मेंस पर्सपेक्टिव से तैयारी छोड़ देनी चाहिए और पीटी की तैयारी करनी चाहिए? देखिए, अगर इसकी बात करें तो सिविल सेवा में हम लोग जो तैयारी करते हैं उसका उल्टा अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। कई लोग पहले प्रीलिम्स करते हैं, फिर मेंस करते हैं, फिर इंटरव्यू करते हैं। दरअसल होना इसका उल्टा चाहिए। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनैलिटी बनानी होती है कि आप सिविल सर्वेंट बनने के लायक है भी नहीं, या नहीं है। इसलिए आपको सबसे एक पहले दिन से, जिस दिन से आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, उसी दिन से आपको इंटरव्यू पे सबसे पहले काम करना चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी बनाने पे, कि बोला कैसे जाता है, किसी टॉपिक पे ओपिनियन कैसे रखा जाता है। तो इंटरव्यू तो जिस दिन तैयारी आप शुरू की उसी दिन से लास्ट टाइम तक चलेगा इंटरव्यू। तो अब रहे सवाल मेंस और प्रीलिम्स का, तो जैसे आज तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, एक साल बाद में पीटी मान लेते हैं कि एक साल बाद में पीटी है। जैसे 2023 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, 22 का छोड़ देते हैं, 23 का एग्जाम्पल लेते हैं, तो लगभग 1.5 साल हमारे पास है। 1.5 साल में आपको लास्ट के 5 महीने केवल पीटी के लिए डेडिकेटेड रखना है। उसके पहले का जितना भी समय है, 13 महीने, जो 13 महीने बचे हैं 1.5 साल में से, उसमें आपको पीटी प्लस मेंस लेके चलना है और साथ में आंसर राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करना है।
पीटी के 2-4 टेस्ट लगा लिए कि भाई महीने में 1 टेस्ट लगा लिया, 2 टेस्ट लगा लिए, सीसेट का लगा लिए, पीटी का इतना ही रखना है, क्योंकि लास्ट तक जाते जाते आप फैक्ट भूल जाते हैं। तो जो लास्ट के 5 महीने रहेंगे उसमें आप फैक्ट रखते रहिए। उसके पहले जो 13 महीने का टाइम है उसमें आपको पीटी प्लस मेंस, आप कॉन्सेप्चुअल जो बेस है दोनों का वो तैयार कर लीजिए। साथ में आंसर राइटिंग को इतना अच्छे से कर लीजिए कि जब आप पीटी हो तो आपको ये डायलेमा ना रहे कि भाई मुझे तो आंसर राइटिंग आती ही नहीं है, मैंने तो कभी की नहीं। तो आप पहले ही आंसर राइटिंग अपना कंप्लीट करके बैठ जाइए, मेंस की तैयारी कंप्लीट करके बैठ जाइए। प्रीलिम्स हुआ, आपके पास 3 महीने देती है यूपीएससी, आजकल तो 2.5 महीने दे रही है। तो 2.5 महीने में आपके लिए सब कुछ बिल्डअप करना पॉसिबल नहीं होगा। तो जो पहले से चीजें कर चुका होगा उसके लिए आसान हो जाएगी, उसको केवल रिवीजन करना है चीजों का। तो इसलिए पहले इंटरव्यू, फिर मेंस और प्रीलिम्स साथ में शुरुआत में, और लास्ट के जो 4 महीने होते हैं उनको 100% प्रीलिम्स के लिए वहां पे रिजर्व रखना है आपको। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पूरी, और मैंने बिल्कुल यही फॉलो किया है इसको। ठीक है, एक सवाल सीसेट को लेकर बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि इन दिनों सीसेट में रिजल्ट रुक रहा है सबका, तो जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है वो क्या करें फाइनली? सर ये आपकी बात बिल्कुल सही है, और काफ़ी जो सेलेक्टेड लोग हैं जो दोबारा एग्जाम देते हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन जो दोबारा एग्जाम देते हैं उनका तक सीसेट रुक रहा है। जो इंटरव्यू दे चुके हैं उनका सीसेट रुक रहा है, और जो कई बार तो मैंने ये एग्जाम्पल देखा है कि जो बीटेक वाले हैं उनका भी सीसेट रुक रहा है। तो आर्ट्स वाले ये ना सोचे कि हमारा ही सीसेट रुक रहा है। सीसेट के लिए दरअसल मैथ ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, साथ में कंपैरिजन होता है, वो तो सबके लिए सेम होता है, जब मैथ का हो आर्ट्स का हो, उसको पढ़ के उसका निष्कर्ष निकालना वो तो सबको आना ही चाहिए। और मैथ है वो मैथ पूछते नहीं है, एडवांस पूछते नहीं है, उसमें केवल जो 12th क्लास के लेवल तक की मैथ तो लगभग सब लोग पढ़े होते हैं, कि जैसे रीजनिंग होती है, बेसिक मैथ होता है, परसेंटेज होता है, समानुपात, अनुपात, ये सारी लाभ हानि, ये तो सब चीज़ पढ़े होते हैं आप लोग। तो जो आपके कंफर्टेबल एरियाज हैं उनको उठा लीजिए और मैथ का प्रैक्टिस कर लीजिए, और कंप्रेंशन पे ज़्यादा फोकस कर लीजिए। और जो रीजनिंग वाला सेक्शन उसमें मैथ चाहिए नहीं होती है, रीजनिंग में आपको माइंड लगाना पड़ता है कि रीजनिंग एक्चुअली ये नहीं होता कि मैथ वाले ही कर पाएंगे रीजनिंग आर्ट्स वालों के लिए भी जरूरी है। रीजन ये होता है कि रीजनिंग में पूछने का वजह ये होती है कि एक सामान्य व्यक्ति है वो किसी चीज़ को देखकर एक डिसीजन ले पाता है कि नहीं ले पाता है, तो मैथ की ज़रूरत नहीं होती, उसमें कॉमन सेंस की ज़रूरत होती है। और इन चीज़ों के लिए आपको पहले ही दिन से, जैसे मैंने पहले भी बताया, पहले ही दिन से आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए कि भाई मुझे तो आज से ही सीसेट को 1-1.5 घंटा देना है, क्योंकि जिनका कमज़ोर है उनको अभी से ही ध्यान देना पड़ेगा। पता चला कि लास्ट में आप जीएस में 110 मार्क्स लेके आ गए, लेकिन सीसेट में आपके 60 मार्क्स नहीं आए, तो इस वजह से आपको जीवन भर दुख रहेगा कि यार मैंने सीसेट की तैयारी नहीं की, सीसेट की वजह से मेरा पेपर रुक गया। तो इसलिए आपको सीसेट की आज से ही तैयारी करनी है, मैथ का प्रैक्टिस करना है। 2011 से 21 तक जितना भी पेपर में सवाल आए सीसेट का, आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से निकालना है, केवल आंसर नहीं निकालना, उसका कॉन्सेप्ट भी सीखना है कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। परसेंटेज अगर कॉन्सेप्ट है तो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट असली होता है क्या, परसेंटेज निकालते कैसे है, सवाल वैसा ही आएगा, डेटा चेंज कर देगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, आयु वाला सवाल कैसे सोल्व करते हैं, काम जो वर्क वाला काम होता है, कितने दिन में कोई कितना काम करेगा, वो कैसे सोल्व करते हैं, तो आप सारे लोग आराम से उसको सोल्व कर सकते हैं। तो उसका एक यही होता है कि मैथ को जब तक पेन चला के रफ कॉपी में प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक सीसेट नहीं आएगा। इसलिए सीसेट के लिए सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस, वो आज से शुरू कर दीजिए। और हो सके तो थोड़ा बहुत जो मैथ के लिए क्लासेस होती हैं, यहाँ पे भी होती हैं, बाकी ऑनलाइन भी आप देख सकते हो, तो वहाँ पे जो क्लासेज है उनकी हेल्प ले लीजिए, उससे आप जल्दी कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे। तो ये सर आप कर सकते हो सीसेट के लिए। एक सवाल बहुत लोगों ने और पूछा है कि बर्डन ऑफ स्टडी मटेरियल बढ़ता जा रहा है, अध्ययन सामग्री बहुत ज़्यादा है, नेट पर भी कुछ पढ़ना है, इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? देखिए सर, जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी 2017 में, तो मटेरियल हिंदी मीडियम के लिए काफ़ी कम हुआ करता था, तो ये समस्या उस टाइम पर नहीं आती थी। लेकिन आज के दौरान संस्थाएं इतनी हो गई है, इतना हिंदी मीडियम के लिए मटेरियल आने लग गया है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वेबसाइट देखें, कौन सा यूट्यूब चैनल देखें। अरे एक ही बात 5 यूट्यूब चैनल में बताई जा रही, तो कौन सा फॉलो करें। तो इसके लिए कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये है, एक पेपर लेके बैठ जाइए, उसमें ये लिखिए कि हिस्ट्री के लिए मुझे कौन कौन सी बुक पढ़नी है, लिस्ट बना लीजिए कि मुझे स्पेक्ट्रम पढ़नी है, मुझे ये क्विक बुक पढ़नी है, मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये पढ़ना है, 4 बुक की लिस्ट बन गई।
उसके अलावा आपको कोई भी बोले कि स्ट्रिक्टली ये पढ़ ले वो पढ़ ले, आपको बिल्कुल भी भटकना नहीं है। एक अपना स्टैंडर्ड बुक लिस्ट तैयार कर लीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन फेसबुक पेज पे मैंने भी हिंदी मीडियम के लिए जो मॉडल जो बुक लिस्ट होती है मैंने वहाँ पे अपलोड कर रखी है, और मैं अमृत सर से भी शेयर कर दूंगा, वो आपके बैच में शेयर करवा देंगे कि मॉडल बुक लिस्ट होती कैसी है, कि ये बुक तो पढ़ना अनिवार्य होता ही है। तो आप अपनी बुक लिस्ट तैयार कर लीजिए कि मुझे यूट्यूब चैनल कौन सा देखना है, एक चैनल देखना है, भटकना नहीं होता है। एक वेबसाइट उठानी है, एक मैगजीन उठानी है। आपको पता चला कि आप भटकते भटकते सारे मटेरियल पढ़ लिए, याद कुछ रहा नहीं लास्ट में। मेंस में एक्चुअली मैं आपको मेरा अनुभव बताना चाहता हूँ, वहाँ पे 3 घंटे में पेपर करना होता है। वहाँ पे बस इतना ही होता है कि बस एक क्वेश्चन के 4 पॉइंट आपको याद आ जाए, 4 से 5 पॉइंट याद आ गए तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आपको इतना ही दिमाग में रखना है कि हर टॉपिक के 5-6 पॉइंट आपको याद हों। उसके लिए मटेरियल में भटकने की ज़रूरत नहीं है। अपनी लिस्ट बनाइए और चिपका लीजिए वहाँ पे कि मुझे यही पढ़ना है, बाकी कोई भी बोले, कुछ भी बोले, कोई भी टॉपर बोले, कुछ नहीं करना, यही लिस्ट मुझे फॉलो करनी। अगला सवाल है जो क्लास के बच्चों के लिए बहुत रेलेवेंट है कि जब हम तैयारी करते हैं, किसी संस्था में पढ़ रहे होते हैं, उस समय सिर्फ जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ना, या फिर एक साथ 2-3 सब्जेक्ट को कवर करते चलना, जो कि काफ़ी टफ है। जब क्लास चल रहा होता है तो क्लास के नोट्स होते हैं, अपने क्लास नोट्स बनाने होते हैं। जो लोग 2 क्लास कर रहे हैं उनके लिए और भी ज़्यादा टफ है। तो वो उस समय किस तरीके से आगे बढ़ें? पूरी कोचिंग ख़त्म होने का इंतज़ार करें कि फिर से रिवाइज़ करेंगे? क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, जब क्लास लेते हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है कि क्लास का मटेरियल छूटना नहीं चाहिए। क्लास को रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, उसका नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला काम आपको ये तो करना ही है। अगर साथ में कोई शुरुआत में बच्चे के लिए मतलब जो स्टूडेंट होता है काफ़ी एक मुश्किल होता है कि यार मैं इतना पढ़ पाऊँगा या नहीं पढ़ पाऊँगा। इसलिए शुरुआत में आप एक सब्जेक्ट को मैनेज कीजिए। जैसे जैसे आप मैच्योर हो जाएं कि 1 महीना आपको हो गया पढ़ते हुए, आपको चीज़ों की जानकारी हो गई है, तो आप जीएस के साथ ऑप्शनल उठा लीजिए। तो आपका एक माइंड भी बनता रहेगा और ऑप्शनल भी साथ साथ तैयार होता जाएगा। 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा मुझे लगता है कि मुश्किल हो जाता है एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी। इसलिए आप क्लास का करिए, उसका नोट्स बनाइए, रिवाइज़ कीजिए, और जब पिछली क्लासेज होगी उनको रिवाइज़ करते जाइए। और ये है कि आपका जैसे ही कोचिंग खत्म हो, 6 महीने बाद में एग्ज़ाम है, तो आप इतना तैयार हो जाइए उस टाइम तक कि बस एक रिवीजन से आपका पीटी हो जाए। तो आप हर चीज़ को हाथों हाथ ख़त्म करते चलिए। बैकलॉग मत रखिए कि आज क्लास हुई, उसको 4 दिन तक पढ़े रहने दिया, उसका नोट्स जाके पढ़ा नहीं। सबसे पहली बात होती है यहाँ की कॉपी वहाँ पे जाके पढ़िए, और जो स्टैंडर्ड बुक आपको मिला है, नोट्स मिला है, उसको जाके पढ़िए। उन चीज़ों का निष्कर्ष निकाल के अपना नोट्स तैयार कर लीजिए, बुलेट पॉइंट तैयार कर लीजिए, और साथ में ऑप्शनल को 2-3 घंटे रोजाना देता रहिए। सीसेट जैसा कमजोर है वो देते रहिए। लेकिन आपको ये रखना है कि सबसे पहले क्लास को प्रायोरिटी दी जाए, बाकी चीज़ें बाद में। और जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है तो आपको अपने दिमाग का होता है कि शुरुआत में जब इमेच्योर होता है तो एक ही काम सक्षम मतलब अच्छे से कर पाते हैं, लेकिन जब आदमी मैच्योर हो जाता है, जैसे अमृत सर की बात करें तो अमृत सर अभी सेमिनार ले रहे हैं, थोड़ी बाद में कुछ शूटिंग कर लेंगे, शाम को कुछ और कर लेंगे, तो ये मल्टीटास्किंग हो जाता है। तो मल्टीटास्किंग हम जब धीरे धीरे एक्सपीरियंस होते हैं तब मल्टीटास्किंग कर पाते हैं। तो शुरुआत में आप एक ही टास्क कीजिए, धीरे धीरे जब आप मैच्योर हो जाएं, चीज़ों को समझने लग जाएं, तो मल्टीटास्किंग आप कर सकते हैं। ये ठीक है। एक जिज्ञासा सबके मन में है, कई लोगों के मन में है कि सर आपने कोचिंग ली थी या फिर सेल्फ स्टडी की थी? कोचिंग की थी तो कहाँ से की थी? क्लास नोट्स इनफ हैं या और भी कुछ पढ़ना पड़ेगा? तो आपको अपने जर्नी से एक्सपीरियंस शेयर करना होगा। देखिए, मतलब आज के दौरान जब आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें करना चाहते हो, और यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट होता है, और आप ऐसी जगह से बिलोंग करते हो कि जहाँ पे 10th क्लास तक खासकर जो ह्यूमैनिटीज़ वाले सेक्शन है उसको इग्नोर कर दिया जाता है, सोशल साइंस कोई पढ़ाता नहीं आपको वहाँ पे, तो इतने से 1 साल में 2 साल में आपको इतनी चीज़ें समेटना होता है, तो आपको एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। तो डायरेक्शन के लिए गाइडेंस होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। कोई मान लो परिवार में किसी का बड़ा भैया सेलेक्ट होता है तो वहाँ से गाइडेंस मिल जाती है, लेकिन जिसके घर में नहीं होता, जिसके आसपास ही कोई नहीं होता, तो उसको कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने कोचिंग किया है, जीएस के लिए किया है, सारे सब्जेक्ट के लिए नहीं किया जो मुझे मुश्किल लगते थे। जैसे एथिक्स हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, पॉलिटी हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी हो गया, इंपॉर्टेंट है। तो 3-4 सब्जेक्ट के लिए मैंने दृष्टि की क्लासेस देखी हैं,
और मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है, तो हिंदी लिटरेचर के लिए विकास सर की क्लास मैंने पूरी देखी है। और टेस्ट सीरीज सारी जीएस हुआ, ऑप्शनल हुआ, ऐसे वगैरह मैंने पूरा दृष्टि से किया, तो मैंने कोचिंग किया है। और साथ साथ में टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू आप देखते हो यूट्यूब पे अपलोडेड है, तो मैंने मॉक इंटरव्यू यहाँ से किया है। मॉक इंटरव्यू आपको 3-4 जगह से आप कर लेते हो ताकि डाइवर्सिफाई हो जाए आपका नॉलेज, क्योंकि अलग अलग बोर्ड होता है, अलग अलग माइंड सेट होता है, आपको क्वेश्चन अलग अलग टाइप के वहाँ पे मिलते हैं। लेकिन मैंने मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए एक ही चीज़ को, भटका नहीं हूँ, एक ही जगह से मैंने सारी चीज़ें कर ली। तो भटकिए मत और एक अपना स्टैंडर्ड चीज़ें लेके चलिए, काम हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स को भी लेकर बहुत सवाल हैं कि शॉर्ट नोट्स, पहले तो ये है कि क्लास नोट्स मिलता ही है, प्रिंटेड नोट्स मिलता है, तो उसको पढ़ लें या फिर अपना शॉर्ट नोट्स बनाएं। करंट अफेयर्स जो पढ़ते हैं डेली, उसमें से शॉर्ट नोट्स बनाएं या पीडीएफ मिल जाता है उससे काम चलाएं। ये बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं स्टूडेंट्स में, क्या करना चाहिए? सर कन्फ्यूजन तो होता है जब मटेरियल ज़्यादा होता है, तो लास्ट में एक दिन पहले लगता है कि यार क्या पढ़ूँ आज मैं, आज पॉलिटी पढ़ूँ, इकोनॉमी पढ़ूँ, क्या करूँ। उस टाइम के आपके पास 150 से 200 पेज होने चाहिए जिस पे कुछ लिखा हुआ हो और आप उससे मैनेज कर सकें, एग्जाम के एक दिन पहले उसको पलट सकें। 200 से 250 पेज ही पलट सकते हैं पहले दिन, और वो भी जब आप पहले से पढ़े हो उनको। नई चीज़ें पढ़ना पॉसिबल होता नहीं है, इसलिए मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस है, मेंस के लिए अलग नोट्स बनाइए, प्रीलिम्स के लिए अलग बनाइए, क्योंकि अप्रोच अलग अलग है दोनों की। तो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि इलेक्शंस में जैसे चुनाव सुधार का एक बिंदु है, एक टॉपिक है, तो चुनाव सुधार पे आप 5-7 पॉइंट बना लीजिए कि ये है, इसका डायमेंशन ये है, ज़रूरत ये है, इसका उपाय ये है। आप एक पेज पर नोट्स बना के रख लीजिए। जब अगली बार कोई इस पर मान लो करंट अफेयर में कोई टॉपिक आता है, उसके नीचे ही एक बॉक्स बना के वहाँ पे लिख लीजिए कि ये हो गया। तो जब मेंस का नोट्स बना रहे हो तो आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हुए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक पहचाना कैसे जाता है, कई टॉपिक ऐसा होता है कि आज आया न्यूज़ में, कल खत्म हो गया। एक टॉपिक है 10 दिन बाद में खत्म हो गया, लेकिन एक टॉपिक ऐसा है जो 2-3 महीने तक लगातार न्यूज़ में है, तो वो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसलिए आप उसको नोट्स में एक बार बना लीजिए, उसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और सारे डायमेंशन समझ लीजिए। पीटी के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ता है जो कंफ्यूजिंग सेक्शन है, पीटी में क्वेश्चन वहीं से आता है। जैसे मॉडर्न इंडिया की बात करें तो कौन सा पत्रिका, कौन सा बुक किसने लिखा, कौन सा नारा किसने दिया, तो कंफ्यूजन होता है लोगों में। तो इसका एक लिस्ट बना लीजिए, कई बार आपके नोट्स में मिल भी जाता है, तो उसको ऐसे कीजिए, उसको फोटोकॉपी करा के और कैंची से काट के अपनी कॉपी में चिपका लीजिए, क्योंकि सेम चीज़ को दोबारा लिखने से मतलब तो है नहीं, आपको याद करना है। और इसके अलावा आपको मान लो जैसे पॉलिटी की बात करूं तो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत सारे। कई बार होता है कि कौन से आर्टिकल केवल सिटीजन को अवेलेबल हैं, कोई आर्टिकल ऐसा होता है सबको अवेलेबल होते हैं, चाहे आप विदेशी हो, भारतीय हो, वो आर्टिकल सब पे लागू होते हैं। तो ऐसे जो कंफ्यूजिंग सेक्शंस है पीटी में, वहाँ से लिस्ट बना लीजिए। जीआई टैग हो गया, IUCN की लिस्ट हो गई, वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गया, कोई सरकारी योजना है उसको लिख लीजिए, कौन सी योजना कौन सी मिनिस्ट्री में है। संस्थान हो गए, कौन सा संस्थान कैसा है, कितने सदस्य हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, अब आपको ये पता नहीं लग रहा कि यार कौन सा इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए, तो अब ये देखिए कि 15 साल का प्रीलिम्स के पेपर में कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट रहे हैं, वहाँ से आप उसका अवलोकन करके, विश्लेषण करके कि मॉडर्न इंडिया में सवाल यहाँ से ज़्यादा बन रहा है, तो उसको तैयार कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पुराने वर्षों में पैटर्न कैसा रहा पेपर का, उसी हिसाब से आपको आगे के नोट्स बनाने पड़ेंगे। और ये आता है, एक तरह से आप शुरुआत में नोट्स बनाएंगे तो खराब नोट्स बनेंगे, कुछ नहीं बना पा रहा, पसंद नहीं आ रहा, अब उसको बनाइए, फिर से दोबारा बनाइए, फिर तीसरी बार बनाइए। जब मैंने हिस्ट्री के नोट्स बनाए तो 3 एडिशन होते हैं उसके बाद में नोट्स बन पाया था। तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा और जितना हो सके कॉपी पे पेन चलाना सीखिए, क्योंकि जितना पेन चलेगा उतने ही आपका जो सिलेक्शन है वो नज़दीक पहुंच जाओगे आप। ये है। बहुत सारे सवाल मैं पढ़ता चल रहा हूँ, उसमें से जो क्रक्स निकल रहा है वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जैसे बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि जब आपने प्रिपरेशन का सोचा तो कैसे इनिशिएट किया। ये तो बात की जर्नी हुई कि आप दृष्टि आए, कोचिंग भी ऑप्शनल आपने चुना होगा, लेकिन जब आपके दिमाग में ये बात आई कि आपको तैयारी करनी है तो आपने फिर कैसे इनिशिएट किया, प्रिपरेशन को कहाँ से शुरू किया, शुरुआती लीड्स क्या थे? जब मैंने तैयारी स्टार्ट किया तो मैं अपना फ्रेंक जो एक्सपीरियंस है, मैं कुछ ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैंने ऐसा कर लिया शुरुआत से वैसा कर लिया। जब शुरुआत से मैंने तैयारी जब स्टार्ट किए थे
तो उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं पता था कि यूपीएससी में कितनी सर्विस होती है, कितने एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, कैसे क्या होता है। तो मेरे लिए तो ये रहा कि मैं गलतियाँ कर करके सीखा कि ये हुआ, तो बाद में लगा कि यार ये स्ट्रेटजी सही नहीं है, दूसरी अपनाना चाहिए। लेकिन उन चीज़ों से जो मैं सीखा हूँ उसके आधार पर मैं स्ट्रेटजी आपको जो क्रक्स है पूरा वो बताना चाहता हूँ कि आपको जब यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एग्ज़ाम है क्या, ये मामला क्या है, पूरा चाहता क्या है एग्ज़ाम हमसे। फिर जब तक आपको रिक्वायरमेंट्स पता नहीं होगी एग्ज़ाम की, जो डिमांड्स हैं आपसे, क्या चाहता है यूपीएससी, तो आपको बैठ के बंद कमरे में 10 से 15 दिन एक रिसर्च करना चाहिए कि यूपीएससी का जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम है वो आपसे क्या डिमांड करता है, आंसर राइटिंग कैसी होनी चाहिए, कौन कौन से बुक्स पढ़नी चाहिए, यूपीएससी में कितनी सर्विस होती है, कौन सा रैंक आए तो कौन सी सर्विस मिलती है, उसके लिए मुझे कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, इंटरव्यू में कितना मार्क्स का होता है, तो मुझे कौन सी जगह कहाँ मेहनत करनी है। तो आपका एक खाका तैयार होना बहुत ज़रूरी है। ये जब ये स्ट्रेटजी है मुझे इंटरव्यू के दौरान समझ में आई। तो सर ने बोला ना कि इनकी इंटरव्यू की तैयारी थी वो बहुत सिस्टमेटिक थी, वो उसी का परिणाम थी कि मैंने जो एक्सपीरियंस सीखा था पीछे से उनको मैंने इंटरव्यू में यूज़ किया। सबसे पहले मैंने यही देखा कि इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट्स क्या है, कि आपकी जो बोलचाल है, आपका इंटरेक्शन करने का तरीका है वो बढ़िया होना चाहिए, आपका नॉलेज होना चाहिए, आपको कोई पॉइंट पर विश्लेषण करना आना चाहिए, आप बायस्ड नहीं होने चाहिए, और आपका जो बैठने का तरीका है, आपका रूम में घुसने का तरीका है, लोगों से अभिवादन करने का तरीका है, या कोई सवाल आपको नहीं आता उसको मना करने का तरीका है कि सॉरी सर माफ़ कीजिएगा मुझे सवाल नहीं आता है। तो वो सारी चीज़ें आप में होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आपको प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। पहले यूपीएससी को समझिए, फिर प्लानिंग कीजिए कि मुझे ये इस टाइम पे करना है, कि इतना टाइम लूँगा इस चीज़ में, इतना टाइम लूँगा इस चीज़ में। आपको सबसे पहले युद्ध की रणनीति बनाना बहुत ज़रूरी है। हमारे प्राचीन काल से जो युद्ध होता है उसके पहले वॉर रूम स्ट्रेटजी होती है कि पहले राजा वगैरह, मंत्री वगैरह सब लोग बैठ जाते थे, फील्ड का पूरा स्ट्रक्चर उनके सामने होता था, बोलते थे कि ये सेना यहाँ से आएगी, ये सेना यहाँ से आएगी, हम लोग ऐसे करेंगे, हम लोग ऐसे करेंगे, और आप लोग उसके बाद में युद्ध होता था, उसका मतलब होता था, मीनिंग होता था, वो एक रिजल्ट ओरिएंटेड होता था। लेकिन ऐसा हुआ कि आप कुछ किए नहीं, तैयारी किए नहीं, कुछ भी, सीधा युद्ध में कूद गए, तो उससे ये होगा कि 5-6 महीने बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि टाइम वेस्ट हो गया मेरा सारा, मैं कुछ कर नहीं पाया। तो आपको सबसे पहले यूपीएससी को समझ के प्रॉपर प्लानिंग करके ही तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, और आपकी सबकी अलग अलग प्लानिंग होगी कि मेरा इतना टाइम मेरे पास बचता है। कोई फैमिली वाला पर्सन होता है, कोई जॉब वाला व्यक्ति होता है, किसी को मान लो 2 क्लासेज हो रही है दिन में, तो उनको अलग से टाइम मैनेज करना होता है। तो प्रॉपर प्लानिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप 10 से 15 दिन बंद कमरे में बैठ के रिसर्च कीजिए सारी चीज़ों पे, फिर ही स्ट्रेटेजी बनाइए। चलिए, पीटी और मेंस से अलग एक सवाल जो बहुत लोगों के सवालों में है कि जब हम एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं कभी कभी ऐसा लगता है कि होगा या नहीं होगा, बहुत स्वाभाविक है, सबको लगता है, लेकिन इससे मानसिक तनाव होता है, कभी कभी तैयारी डिरेल हो जाती है, स्टडी पर इफ़ेक्ट आता है। एक और स्टूडेंट ने लिखा था कि 5 दिन मोटिवेटेड रहता हूँ, 2 दिन डीमोटिवेट हो जाता हूँ। आपके साथ ऐसा हुआ है या नहीं, और आप इसको अगर होता था ऐसा तो कैसे काउंटर करते थे? देखिए सर, जब लॉन्ग गोल जिसका लंबा होता है, जैसे दूर होता है बहुत दूर, तो आदमी के कभी कभी माइंड में आता है कि यार कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, शंका होती है अपने आप पे, आत्मविश्वास की कमी होने लगती है, एंग्जाइटी होने लगती है, कभी कभी फैमिली प्रेशर भी आता है। तो आपने यूपीएससी का सिलेबस देखा होगा तो एक गुण उसमें लिखा है, परजेवरेंस, जिसको बोलते हैं दृढ़ता, कि अगर आपका लक्ष्य दूर हो तो आपको घबराना नहीं चाहिए, एक निश्चित दिशा में आपको लगे रहना चाहिए। तो ये तो सबके लाइफ में आता है, मेरी लाइफ में भी आया था। एक टाइम में तो ऐसा भी टाइम आया था कि यार तैयारी छोड़ दें, जॉब ले लें, बिकॉज फैमिली प्रेशर होता है। तो आपको इन चीज़ों से तो बिल्कुल करना ही पड़ेगा रूबरू। और आपको एक फैक्ट बता दूँ मैं आपको, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कबूतर के मिट्टी में अगर सर देने से बोलता है ना कि बिल्ली उसको खाएगी नहीं, तो ऐसा होगा नहीं। आपको सच्चाई पता होना बहुत ज़रूरी है। ये एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें 99.9% लोग फेल हो जाते हैं, 1.1% होते हैं जो सिलेक्ट होते हैं। इसका मतलब ये कि 1000 में से आपको एक ही बंदा मिलेगा जो सिलेक्ट होगा। इससे नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, सच्चाई एग्ज़ाम की। इसके बावजूद भी आपको लगे रहना है। और दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि आज जो एग्ज़ाम है इतना अनएक्सपेक्टेड हो गया है, तो आपको लाइफ में हमेशा विकल्प 2 लेकर चलना है।
कि यार इन द केस मैं इसमें नहीं बना पाया, देखो सब तो बनेंगे नहीं, शायद क्या पता मैं भी नहीं बन पाता, इसलिए मैंने बीटेक कर लिया IIT से, मेरे पास विकल्प था कि यार इधर नहीं हुआ तो मैं जॉब ले लूँगा, आराम से जॉब करूँगा। तो आपको लाइफ में स्ट्रेस कम करना है तो एक विकल्प लेके चलिए, रिसर्च के फील्ड में चलिए, नेट JRF कर लीजिए, बीटेक है तो वहाँ थोड़ा अपना लेवल बढ़ाते चलिए, किसी को और सेक्टर में जाना है मान लो साथ साथ में PCS की तैयारी भी करते रहिए, और कोई एग्ज़ाम SSC उसके एग्ज़ाम भी मान लो आपको लगता है कि विकल्प लेके चलना चाहिए, तो विकल्प हम आपको हमेशा होना चाहिए। और दूसरी बात है कि डीमोटिवेट हो जाना बार बार, ये सबकी लाइफ में आता है, ह्यूमन नेचर होता है कि हमेशा आप मोटिवेटेड नहीं रह सकते हो। तो इसके लिए आपको ये एक माइंड में हमेशा एक बात रखनी है कि यार मैंने तैयारी क्यों स्टार्ट की थी, मैं क्यों बनना चाहता हूँ, यहाँ पे क्यों जाना चाहता हूँ। तो कुछ एक स्पेसिफिक रीज़न सबका रहता है, उसको लिखकर आप दीवार पे टांग लीजिए। कि कई लोग होता है कि लबासना की फ़ोटो होती है उसको दीवार पे टांग लेते हैं कि यहाँ पे जाने के लिए मुझे तैयारी करनी है। कुछ होता है कि यार एक गाड़ी है इसको मुझे पाना है, ये ऑफिस है इसको पाना है मुझे। कुछ लोग चाहते हैं कि यार मुझे जो पब्लिक सर्विस है वो करना है, अब्दुल कलाम की फ़ोटो लगा लेते हैं, कोई फेमस IAS की फ़ोटो लगा लेते हैं। या कुछ लोग ये है कि मुझे फैमिली को सपोर्ट करना है, मेरी फैमिली ने इसने सपने देखे हैं। तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि मैं उस गोल तक, उस जो मेरी मंजिल है वहाँ तक क्यों जाना चाहता हूँ। कि आपको उद्देश्य पता होना बहुत ज़रूरी है। और जो इंसान उद्देश्यहीन होता है ज़िंदगी में, शायद वो लक्ष्य को शायद ही प्राप्त कर पाता है। वो अपवाद ही होते हैं जो लक्ष्य को प्राप्त हो जाता है, लेकिन अगर आपका उद्देश्य है तो आप लक्ष्य के करीब होते हो। उद्देश्य बनाइए, एक सटीक रणनीति के साथ तैयारी कीजिए, घबराइए मत, क्योंकि जर्नी लंबी है। तो आपको एक आत्मविश्वास के साथ, आप पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। अच्छा, एक फ़नी पॉइंट पे लेते हैं। आपने एक वेब सीरीज़ देखी होगी, अभी एस्पिरेंट्स नाम की वेब सीरीज़ आई थी यूट्यूब पे। उसमें शुरुआत में बताते कि UPSC के लिए क्या ज़रूरी होता है। तो बोलते हैं सर कि हार्ड वर्क, पेशेंस, परसेवरेंस, तो 3-4 चीज़ें होती है जो आप में होना चाहिए। तो लॉन्ग गोल होगा तो आपको ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो अपने अंदर डेवलप कीजिए। पेशेंस नहीं है तो डेवलप कीजिए, बिकॉज ज़रूरी होगा। आपको जब जॉब में जाओगे तो आपको कोई गाली निकाल के चला जाएगा आपके सामने, मन तो करेगा इसको मार दूँ, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो इसलिए सारी चीज़ें डेवलप कीजिए अपने अंदर और तभी लक्ष्य प्राप्त होगा। चलिए एक क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ मैं। आपका मोटिवेशन क्या था? देखिए सर, मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ और मैंने शुरुआती दौर से बहुत समस्याएं देखी, सामाजिक समस्याएं हो या फिर पिछड़ा क्षेत्र, पिछड़ेपन की समस्या हो, और इसके अलावा फैमिली की प्रॉब्लम्स हो। तो मेरे 3-4 मिले जुले मोटिवेशन रहे हैं कि यार मुझे कुछ करना है, अलग करना है। और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे एरिया का मैं पहला अधिकारी हूँ इस क्षेत्र में आने वाला। मेरे एरिया में एक एग्जाम्पल सेट करना था कि यार जब मैं सेलेक्ट होके जाऊँगा तो यहाँ के युवाओं में एक नई प्रेरणा आएगी। किसी को तो एग्जाम्पल सेट करना होगा ना। अब वहाँ पे जाके लोगों ने UPSC की तैयारी स्टार्ट कर दी है, तो एक मोटिवेशन ये भी रहा है। तो मिले जुले मोटिवेशन रहा है। और जब कई बार मैं जैसे फील होता था कि लो फील हो रहा है, एंजाइटी फील हो रही है, तो मैं संगीत का बहुत शौकीन हूँ। और जो बॉलीवुड के सॉन्ग्स हैं मैं चुन चुन के 15-20 की प्ले लिस्ट रखता हूँ कि जब मुझे ऐसा फील होगा तो मैं ये गाना चला लूँगा, दुखी फील होगा तो ये गाना चला लूँगा, दिल टूट गया तो ये गाना चला लूँगा। संगीत को सुनना सीखे। किसी को क्लासिकल संगीत सुनना बहुत पसंद होता है, कोई जब स्ट्रेस में आ जाता है तो बैडमिंटन खेलना किसी को पसंद होता है, किसी को जॉगिंग करना पसंद होता है। तो अपनी हॉबीज़ को अभी से तराशना शुरू कीजिए। किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है। जब आत्मविश्वास डगमगाए और आपको लगे कि तैयारी बोझिल हो रही है तो 1-2 दिन का ट्रिप मार लिए कहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर सप्ताह ट्रिप मार रहे हो, ठीक है। तो आपको चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अपने माइंड को, ह्यूमन माइंड को थोड़ा सा बीच बीच में तो आप फन ओरिएंटेड भी कीजिए। तो हॉबीज़ के साथ साथ लेकर चलिए तो अच्छा होता है। ठीक है, दिल टूटने वाले पे कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं है। अब एक सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स का कि कोचिंग में जो भी पढ़ाया जाता है, मैं आप लोग का नाम नहीं ले रहा हूँ, नाम लूँ आप लोग ये चाहते हैं या नहीं लूँ? लें? नहीं, ठीक, इससे आपकी निजता का हनन नहीं होगा। ठीक, कोचिंग में जो भी पढ़ाया जाता है या जो भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है, इसके अलावा क्या अलग से पढ़ना है, ज़रूरत है या नहीं है? ऐसे कई सारे सवाल हैं। जैसे एक स्टूडेंट ने लिखा है कि दृष्टि के क्लास नोट से अलग किसी चीज़ की ज़रूरत है, सफिशिएंट होते हैं या फिर अन्य मटेरियल की ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। तो क्या इस पर क्या स्टैंड होना चाहिए?
सर मैंने दृष्टि के नोट्स को पर्सनली देखा है, तो इसलिए मैं पर्सनल इस पे ओपिनियन अपना दे सकता हूँ। दृष्टि के नोट्स इतना होता है कि आपको कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ने की ज़रूरत होती नहीं उसके अलावा, कि वो उन्हीं बुक से रिसर्च करके लिखे गए हैं, नेट से रिसर्च करके लिखे गए हैं, एनसीईआरटी उसमें शामिल की गई है। तो क्लास के साथ नोट्स पढ़ लिया आपने तो बेसिक तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लास के बाहर आपको 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है, वो आपको करने की ज़रूरत है। जैसे पहला तो है करंट अफेयर, बिकॉज जो नोट्स होते हैं एक टाइम तक अपडेटेड होते हैं, उसके बाद में अपडेट नहीं होता है। आपके पास नोट्स है तो आप उसको अपडेट करने के लिए जो करंट का मटेरियल होता है उसको देख सकते हो। इसके अलावा जो योजना, कुरुक्षेत्र हो गया, ऐसी मैगजीन्स होती है, आप उनको बाहर से पढ़िए। इसके अलावा जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट होता है अपने मटेरियल में, कि कोई ARC की रिपोर्ट आ गई, नीति आयोग की नई रिपोर्ट आ गई, तो ये जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट है वो नोट्स के अलावा आप करते रहिए, क्योंकि नोट्स तो सारे इस रूम में बैठे हुए सभी लोग पढ़ेंगे। आगे वो ही निकलेगा जो अपने खुद के स्तर पर भी कुछ रिसर्च करके और क्वालिटी इंप्रूवमेंट उस नोट्स में करता रहेगा। बाकी आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स को अच्छे से 2-3 बार पढ़िए, क्लास को देखिए, क्लास को सुनिए, उसके बाद में अपने जो रिवीजन स्ट्रेटजी है, कई बार बोलते हैं ना कि एक बुक को 10 बार पढ़ो, ना कि 10 बुक को एक बार। तो आपको इन्हीं नोट्स को 10 बार पढ़ना है, ना कि 10 नोट्स को आप एक बार पढ़ रहे हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि नोट सफिशिएंट है, बस करंट के लिए आपको बाहर थोड़ा करना है, और जो प्रैक्टिस होता है चाहे प्रीलिम्स की हो, मेंस को, उसको बाहर से आपको करते रहना है। तो ये सफिशिएंट है, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है। अब एक बहुत अच्छा सा सवाल है जिससे हम सब जूझते आए हैं शुरू से। बचपन से रूटीन बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं 10 बजे, फिर 11 बजे, 1 बजे। जिस दिन बनाते हैं उस दिन इतना उत्साह रहता है, लगता है कि बस अब तो होने ही वाला है, सब कुछ हो जाएगा। फिर एक दिन के बाद लगता है कि आज से नहीं हो पाया, कल से हो जाएगा। ठीक। तो सवाल ये है कि जो टाइम टेबल बनाते हैं उसे कैसे फॉलो करें, जो पढ़ते हैं एक निश्चित समयावधि कैसे बनाएं, जो पढ़ते हैं सब उल्टा पुल्टा हो जाता है, और टाइम टेबल का मैनेजमेंट कैसे करें। मुझे अपने बचपन की बात याद आ गई, मैं भी टाइम टेबल बनाया करता था जो कभी फॉलो नहीं होता था। सर ये केवल आपकी समस्या नहीं, मेरी समस्या नहीं, ये सबकी समस्या होती है। और मैं एक्चुअली यूट्यूब पे वेब सीरीज़ देखने का शौकीन हूँ, TVF की खासकर। उस पर एक एपिसोड आया था, उसमें बोलता है एक टाइम टेबल UPSC वाला ही कुछ था, उससे रिलेटेड वो टाइम टेबल बनाता है। तो एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बना के वो नया फाड़ के उसको चिपका रहा होता है, तो उसको पूछता है यार इस टाइम टेबल में क्या खास है। बोले कि ये पहले वाला कम स्ट्रिक्ट था, इसलिए ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, इसको फॉलो करूँगा। तो हम लोग ये सुधार तो रोजाना करते रहते हैं। और मैंने कभी टाइम टेबल फॉलो मैंने बनाया है, और मैंने इंस्टाग्राम पे डाल भी रखा अपना टाइम टेबल, आप देखना जरूर वहाँ पे जाके। लेकिन फॉलो मैंने आज तक उसको कर ही नहीं पाया, और शायद ही कोई कर पाए उसको फॉलो। तो अब लेकिन ये रहे कि मोटा मोटा जो चीज़ें हैं ना उसमें, कि भाई मुझे दिन में 12 घंटे पढ़ना है तो 3-3 घंटे का स्लॉट्स बांट लीजिए। आप उसमें ये नहीं कि भाई 12 से 3 ही पढ़ना है, आप 12:30 से 3:30 पढ़ लीजिए। कई बार मान लो कोई काम आ जाए तो 11:30 से पढ़ लीजिए। तो आपको उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखना है। रिजिड टाइम टेबल किसी का आज तक चला भी नहीं, चलेगा भी नहीं। वो तो आपको जब आगे जाएगा कि जब आपको कि भाई अपॉइंटमेंट है, ये इसका अपॉइंटमेंट है, ये है अपॉइंटमेंट, वो अपॉइंटमेंट है, उसको भी फॉलो नहीं कर पाओगे आप। तो ये है कि टाइम टेबल बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक माइंड में खा रहता है तो अच्छा रहता है, लेकिन उसको ऐसा नहीं कि भाई यही फॉलो करना है, ऐसा ही करना है, अपने आपको मशीन बना लेना है। ये रखिए कि टाइम वेस्ट करना नहीं होता है। थोड़ा बहुत जो टाइम है कि मुझे 8 घंटे पढ़ना है, 7.5 घंटे पढ़ना, ये पूरा हो जाए रोजाना। टारगेट मिस नहीं होना चाहिए। आप टाइम टेबल की बजाय टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई कीजिए। कि जैसे बना लीजिए कि मुझे इस सप्ताह में पॉलिटी के 7 टॉपिक कंप्लीट करने हैं, तो आपको 7 कंप्लीट करने हैं। फिर आपको बुधवार की पढ़ाई नहीं हुई तो गुरुवार को फिर ज़्यादा करनी है। तो आप ये टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई ज़्यादा कीजिए, टाइम टेबल ओरिएंटेड कम कीजिए, तो बेटर रहेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल भी हैं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए दिन भर में। मैं जनरली हर सेमिनार में बताता भी हूँ, और टॉपर्स भी बताते हैं। स्ट्रैटेजी क्या घंटों में होनी चाहिए या टॉपिक वाइज होनी चाहिए? जैसा मैंने अभी बताया, स्ट्रेटेजी आपकी घंटों में नहीं होनी चाहिए, आपकी टारगेट पे होनी चाहिए कि मुझे कितना टारगेट कंप्लीट करना है। कि मुझे महीने में ये ऑप्शनल का मान लो इतना टॉपिक करना है, ये सब्जेक्ट मुझे कंप्लीट करना है। उसको महीने वाले टारगेट को आप वीक्स में ब्रेक कर लीजिए कि मुझे इस वीक में इतना टॉपिक, इस वीक में इतना टॉपिक। आप पहले ही महीने का वो बना के रख लीजिए। आपको कई बार होता है कि इमरजेंसी हो जाती है, कहीं जाना पड़ता है, फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, मिस नहीं कर सकते,
तो रात को 3 घंटा वेस्ट हो गया। दूसरे दिन ऐसा कीजिए, 3 घंटे को एडजस्ट कीजिए, 1 घंटा इस दिन कर लिया, दूसरा 2 घंटा दूसरे दिन कर लिया। तो आप टारगेट लेकिन पूरा कीजिए। मेरा यही रहा है कि मैंने हमेशा टारगेट कंप्लीट किया। कई बार ऐसा होता था कि टाइम नहीं निकाल पाया, शाम को कुछ काम आ गया, उस वजह से टारगेट नहीं हो पाया, तो मैं रात को 3 बजे तक पढ़ लेता था कई बार, लेकिन उस वजह से फिर क्या होता, दूसरे दिन से फिर से नॉर्मल में आ जाता। तो आपको यही करना है कि टारगेट अपना कंप्लीट करना है और टारगेट बेस्ड पढ़ाई करनी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब एक सवाल न्यूज़पेपर से रिलेटेड है, जो बहुत सारे लोगों का सवाल है अभी, कि न्यूज़पेपर पढ़ना कितना ज़रूरी है आज के दौर में जब बहुत सारे मटेरियल्स मिल रहे हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ें तो कौन सा पढ़ें, पढ़ना ज़रूरी है भी कि नहीं है। और हिंदी माध्यम के लिए एक बाधा ये है कि अंग्रेज़ी में न्यूज़पेपर को पढ़ना थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो आपकी क्या राय है, या आपका अनुभव भी रहा होगा, क्या अनुभव है? देखिए, न्यूज़पेपर पढ़ना बुरी बात नहीं होती, अच्छा होता है। आपको हमेशा लाइफ में अगर तैयारी नहीं भी कर रहे हो तो चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो टाइम बहुत लिमिटेड होता है, टाइम की वैल्यू होती है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि न्यूज़पेपर आप ना ही पढ़े तो अच्छा है अभी, और ख़ासकर हिंदी मीडियम के लिए, क्योंकि हिंदी मीडियम में हिंदी के न्यूज़पेपर बिल्कुल बकवास न्यूज़पेपर हैं। उसमें कोई ओपिनियन आपका नहीं बन पाता, कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट ज़्यादा आती नहीं है। और आजकल ये हो गया कि कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जैसे दृष्टि मान लो, वो उन्हीं पेपर को पढ़ के, आप एक पेपर पढ़ लेंगे लेकिन यहाँ पे 20 लोग की टीम लगी है न्यूज़पेपर को पढ़ने में। वो 20 मान लो टीम है लोगों की, वो 5-6 न्यूज़पेपर को पढ़ के उसका क्रस्ट निकाल के आपको वेबसाइट पे अवेलेबल करा देगी शाम को। जो डेली न्यूज़ यहाँ पे आता है, करंट अफेयर, आप उसका पढ़ लीजिए। वही है, क्योंकि न्यूज़पेपर यूपीएससी के लिए तो लिखा नहीं जाता। तो जो काम आप सेलेक्ट करने का काम करोगे कि भाई ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, तो काम आपके लिए टीम पहले से कर रही है, तो आप उसको फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब चैनल पे आपको जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है दिन की, वहाँ पे आ जाती है। तो मेरा मतलब आपसे ये रहेगा कि आप करंट अफेयर के लिए, प्रीलिम्स और मेंस के लिए आप न्यूज़पेपर मत पढ़िए। जो कोचिंग का मटेरियल है, जैसे दृष्टि का मैं स्पेसिफिक बोलूँगा, क्योंकि जो वेबसाइट पे न्यूज़ आती है, एडिटोरियल एनालिसिस आता है, यूट्यूब पे खासकर जो डेली न्यूज़ आती है, इसके अलावा इन न्यूज़ आता है, और जो करंट बुलेटिन्स आते हैं, इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती है। तो आप इनको देखकर ज़्यादा अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि कोई न्यूज़ होती है लेकिन उसका बैकग्राउंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये यहाँ की जो टीम है वो ये करती है, न्यूज़ के साथ साथ बैकग्राउंड भी प्रोवाइड करवा देती है आपको। यूएपीए में संशोधन हो गया मान लो, तो आप अखबार वाला तो संशोधन ही देगा, लेकिन जो यहाँ की जो टीम है वो आपको पिछला पूरा बैकग्राउंड दे देगी, यूएपीए क्या है, उसके क्या प्रावधान है। तो मेरा यही कहना है कि आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए, मैं स्पेसिफिक बोल रहा हूँ, न्यूज़पेपर की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इंटरव्यू के लिए, क्योंकि आज के जो इंटरव्यू पैनलिस्ट होते हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ के ही चीज़ों के वहाँ पे जाते हैं। तो आप 1-2 न्यूज़पेपर वहाँ पे फॉलो कीजिए, बिकॉज वो क्वेश्चन वहाँ से पूछ सकते हैं। इसलिए आपको इंटरव्यू के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना है, बाकी प्रीलिम्स और मेंस के लिए कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। टीम है वो काम कर रही है आपका, और आप उसी को फॉलो कीजिए, और मैगजीन्स को फॉलो कीजिए, जो डेली न्यूज़ है, एडिटोरियल है, यूट्यूब चैनल उसको फॉलो कीजिए, वो बेटर रहेगा। और हिंदू का एनालिसिस आता है यूट्यूब पे, आप कोई भी अच्छा सा चैनल उठा के देख लीजिए, उसकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ उसका 2-2 पॉइंट में नोट बना लीजिए। इतना ही है, न्यूज़पेपर पूरा 3 घंटा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कभी फॉलो नहीं किया। ये है। चलिए, मैं 2 बातें इसमें जोड़ता हूँ सुनील की बात में। पहली ये कि जो टीम ये पूरे मटेरियल को तैयार करती है, उस टीम में जो लोग हैं उनमें और सेलेक्टेड लोगों में बस एक सीढ़ी का अंतर है। वो वे लोग हैं जो मेंस कई बार दे चुके हैं या कि इंटरव्यू भी दे चुके हैं, इंटरव्यू फेस कर चुके हैं। उन्हें अच्छे से समझ है कि एक अखबार में आई हुई खबर के कौन से एस्पेक्ट जो हैं वो यूपीएससी के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आपको ये भरोसा होना चाहिए कि जो लोग वहाँ मटेरियल बना रहे हैं वो लगातार एग्ज़ाम देने वाले लोग हैं और 2-3 बार मेंस दे चुके हैं, इंटरव्यू तक फेस कर चुके हैं। दुर्भाग्य से उनका रिज़ल्ट नहीं आया, और ऐसे में हमारी टीम बहुत डायनेमिक टीम होती है। बीच बीच में उन लोगों का रिज़ल्ट आते रहता है, हम लोग फेयरवेल करते रहते हैं, फिर नए जो कैंडिडेट्स आते हैं हमारे साथ जुड़ते हैं, वो वही लोग होते हैं जो सेलेक्टेड होते हैं। उसमें अलग अलग लेयर्स बने हुए हैं। कई सीनियर लोग हैं जो इंटरव्यू भी दे चुके हैं, फिर नीचे मेंस भी दे चुके हैं। इस तरह से टीम बनी हुई है, बहुत साइंटिफिक तरीके से उसका क्लासिफिकेशन।
दूसरी बात सुनील जी ने कहा कि हिंदू के एनालिसिस को लेकर हम बहुत जल्द यूट्यूब पर एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जो न्यूज़पेपर के एडिटोरियल को डील करेगा, और मोस्ट प्रोबेबली नवंबर फर्स्ट वीक में दोनों चैनल्स पर हिंदी और इंग्लिश में हम शुरू कर देंगे। ताली बजा दीजिए। सर फिर इसके बाद में मुझे नहीं लगता कि फिर कहीं और जाने की ज़रूरत है, बिकॉज पूरा पैकेज आपके पास अवेलेबल हो गया। आपको चाहिए होता है कि एक आपको मैगजीन मिले, मैगजीन अवेलेबल है। आपको रोजाना डेली न्यूज़ एनालिसिस मिलता रहे, वो वेबसाइट पे आपको फ्री में मिल रहा है। इसके अलावा यूट्यूब चैनल आपके पास होना चाहिए, यूट्यूब चैनल पे रोजाना जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वहाँ पे होती है। तो ये पैकेज पूरा अवेलेबल हो रहा है। हिंदू जो एनालिसिस होता था वो पहले नहीं होता था, वो भी अवेलेबल हो रहा है। तो मुझे लगता है इसके बाद में कहीं जाने की ज़रूरत है नहीं। आप मटेरियल कम रखिए, उसको रिवीजन बार बार कीजिए, तो वो बेटर स्ट्रेटेजी रहेगी। हाँ, उसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। बस उसका ड्राई रन, कोई भी प्रोग्राम जब हम आपके सामने लाते हैं तो इंटरनली हम ड्राई रन करते हैं उसका 10 दिन, ताकि उसकी खामियों को रिव्यू किया जा सके कि उसमें क्या क्या और सुधार। उसका ड्राई रन चल रहा है और बहुत जल्द उसको हम पब्लिश करेंगे। ठीक है। अब एक सवाल बहुत अच्छा सा है कि टॉपर्स बोलते हैं कि स्मार्ट स्टडी करें। कैसे करें स्मार्ट स्टडी? क्या समझें स्मार्ट स्टडी से? सर आजकल देखा जाए तो इंडिया में हर जगह स्मार्ट वर्ड है, बहुत चर्चा में। स्मार्ट पुलिसिंग हो गया, स्मार्ट गवर्नेंस हो गया, स्मार्ट ये हो गया, स्मार्ट वो हो गया। तो हर चीज़ में स्मार्ट को ढूंढा जा रहा है। तो आप भी अपना स्मार्ट ढूंढ लीजिए। स्मार्ट में आपको होना क्या क्या है? आपको स्मार्ट में 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली तो बात यह है कि कम मटेरियल और ज़्यादा रिवीजन और पढ़ाई। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए इसको, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ और ये मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे है, ना कि कोई किताब में लिखी हुई है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो 3 साल की तैयारी है मेरी, उसमें क्या एक्सपीरियंस रहा है। सबसे पहला ये है कम मटेरियल, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन उसका, पहला ये है। दूसरा है जितना हो सके उतना प्रैक्टिस, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस। और तीसरा है सेलेक्टिव पढ़ाई। सेलेक्टिव पढ़ाई होना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि 50 चीज़ें हैं, 50 चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेंस में मान लो 1000 टॉपिक, 1000 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सेलेक्टिव, जैसे सेलेक्टिव कैसे करते हैं, एक प्रेफरेंस कैसे बनाते हैं। एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शनल। आप सबसे ऊपर ऑप्शनल को रखिए, ये स्ट्रेटजी है। सबसे ऊपर ऑप्शनल, 500 नंबर आपका तैयार हो गया, आपको ऑप्शनल में 300 नंबर स्कोर करना है। तो ऑप्शनल को अच्छे से देखिए, वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा और रैंक दिलाएगा। उसके बाद में नंबर आता है एथिक्स का या ऐसे का, ले लीजिए। एथिक्स और ऐसे को आप इंटरचेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आता है GS1 को। GS1 को आप करिए। ये सारे ऐसे हैं जहाँ पे स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा होता है। उसके बाद में आता है नंबर GS2 का, फिर GS3 का। तो आप एक सिलेक्टिव पढ़ाई कीजिए। कई बार आपके पास टाइम कम होता है एग्जाम में, फिर क्या क्या पढ़ के जाऊँ। आप GS1, GS4 ऐसे और ऑप्शनल को तैयार कर लीजिए, तो आपका कितना मटेरियल तैयार हो जाएगा? 1250 मार्क्स का पेपर पहले तैयार हो गया आपका। तो सेलेक्टिव रीडिंग्स। और चौथा है कि अपने अंदर जो आत्मविश्वास है, जो देखो लाइफ के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक मूर्त एक अमूर्त। मूर्त होता है जो सबको दिखता है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, लेकिन जो अमूर्त होता है वो दिखता नहीं है किसी को। तो वो ही है, अपने अंदर वो जो क्वालिटीज़ हैं, जो फाउंडेशनल वैल्यूज़ हैं, जो UPSC के सिलेबस में लिखा है, वो डेवलप कीजिए। पेशेंस है, परजेवरेंस है, उन चीज़ों की पर्सनैलिटी बिल्डिंग, इसी को स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। और भटकिए मत कहीं कि कोई बोल रहा है अरे यार वो नई बुक आई है, पढ़ लेते हैं, चलो उसको पढ़ लेते हैं। 2 पेज पढ़े, छोड़ दिए। फिर तीसरे ने बोला यार वो नया नोट्स है उस कोचिंग में, वो पढ़ लेते हैं, वो पढ़ लिया। एग्ज़ाम के पास आपको पता लगा मेरा तो कुछ तैयार नहीं है, मैं तो कुछ पढ़ा ही नहीं। ये चीज़ें आपको यही सिखाती है कि स्मार्ट स्टडीज होती है। तो आपको हमेशा स्मार्ट स्टडी करना है, कम से कम में ज़्यादा आउटपुट लेना, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। 0.1% लोग का सिलेक्शन वहाँ पे होना है और आपको कुछ अलग करना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो स्मार्ट होना आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं मेंस वाले पोर्शन पर, और आंसर राइटिंग पर बहुत सारे लोगों ने सवाल किए हैं। आप सबसे पहले आंसर राइटिंग को लेकर जो भी बातें बतानी हो बता दीजिए, फिर जो बातें रह जाएंगी और मैं सवाल से निकाल पाऊंगा फिर मैं पूछ लूँगा। क्या क्या आंसर राइटिंग को लेकर खास बातें हैं? देखिए, मैंने शुरुआत में बोल दिया था कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस पहले दिन से स्टार्ट हो जानी चाहिए, जिस दिन से आप तैयारी कर रहे हो। और प्रीलिम्स की जब आप तैयारी स्टार्ट करोगे, तब तक आपकी आंसर राइटिंग की जो एबिलिटीज़ हैं, अपने अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, वो अंदर अच्छे से विकसित हो जानी चाहिए।
आपको ये पता होना चाहिए कि यार मुझे कोई क्वेश्चन दिया जाए तो उसको मैं कैसे वहाँ पे एनालिसिस करूँगा, तो कैसे तोड़ूंगा, उसकी डिमांड को कैसे समझूंगा, वो मुझे आंसर राइटिंग पूरी अच्छे से आनी चाहिए। तो आपको पहले ही दिन से आंसर राइटिंग पे काम करना है। अब आंसर राइटिंग की कैसे जाती है, दूसरा सवाल ये भी है। देखिए मैं तो इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले पार्ट होता है क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन ने डिमांड क्या की है। उसके बाद में होता है उसका प्रेजेंटेशन। उसके बाद में प्रेजेंट करना होता है क्वेश्चन को समझ के, डिमांड को, कि ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आ जाना चाहिए। और तीसरी चीज़ होती है बार बार प्रैक्टिस करना है यहाँ पे। तो ये आपको आंसर राइटिंग पे तीनों चीज़ें ध्यान रखनी है। अब डिमांड क्या क्या है, इस पर आपको 3 घंटे का लेक्चर दिया जा सकता है। तो आपको सबसे बेटर बताता हूँ, यूट्यूब सबके लिए अवेलेबल होता है फ्री में। दृष्टि के चैनल पे ही विकास सर की वीडियोज़ है 3-4 कि हाउ टू राइट आंसर्स। मैंने भी वही देखी है, मैं आपको भी वही रिकमेंड करूँगा। वहाँ पे सर ने 2.5-3 घंटे में एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाया कि आंसर राइटिंग करते कैसे हैं, डिमांड क्या होती है, कैसे वहाँ पे मान लो ऐसा होता है कि इवैल्यूएशन आ जाए, क्रिटिकल एग्जामिनेशन आ जाए, या मान लो ऐसा हो जाए कि समालोचनात्मक परीक्षण आ जाए, विवेचन आ जाए, चर्चा आ जाए, टिप्पणी आ जाए। तो आपको इन चीज़ों में कैसे भेद करना है। टॉपिक क्वेश्चन के 3-4 पार्ट हैं, तो उसको किस में ज़्यादा फोकस करना है, किस में कम करना है, किसको ज़्यादा वेटेज देना है। प्रेजेंटेशन के दौरान ग्राफ बनाना है, रिपोर्ट्स लिखनी है, टेबल बनानी है, मैप बनाना है, डायग्राम बनाना है, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं। तो क्या क्या चीज़ें वहाँ पे, सारा मसाला जो होता है आंसर राइटिंग का, सर ने पूरा अच्छे से समझा रखा है। तो सबसे पहले तो वही रिकमेंड करना चाहूँगा सबको, वो वीडियोस देखिए जाके। उसके बाद में कोई डाउट हो तो ये है कि आप यहाँ पे स्टाफ से पूछ सकते हो, या मेरे सोशल मीडिया पे आप जाके कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे मैंने 3-4 वीडियोस बना रखे हैं। और ये है कि जितना हो सके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। शुरुआत में ऐसा लगता है कि यार मैं गंदा आंसर लिखूंगा, आंसर राइटिंग तो मुझे आती नहीं है। अब ये तो नहीं है भाई कि आंसर राइटिंग ऊपर से सीख के आता है, या अभिमन्यु हो कि माँ के गर्भ से सीख के आ गए। सब आंसर राइटिंग यही डेवलप करते हैं। किसी की शुरुआत से हो जाती है, स्कूल लेवल से हो जाती है, कोई लोग अब कर लेते हैं। तो जिसकी पहले हो रखी है उसको तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिसकी नहीं है, आप ये समझ लीजिए कि अगर आपकी आंसर राइटिंग अच्छी नहीं है, आपके पास नॉलेज कितना हो, संसार का सबसे ज़्यादा नॉलेज है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। लेकिन आपके पास नॉलेज कंपैरेटिवली कम है लेकिन आंसर राइटिंग अच्छी है, तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको आंसर राइटिंग पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। यूपीएससी का जो सिलेक्शन है वो इसी पे टिका हुआ है। इंटरव्यू बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है, बहुत अनिश्चितता होती है, वहाँ पे कई बार 190 मार्क्स आ जाते हैं, कई बार 160 आ जाते हैं। लेकिन अगर आप अच्छा आंसर लिखोगे तो मार्क्स आपके अच्छे आएंगे। तो आपको मेंस का जो आंसर राइटिंग पार्ट है उस पर हमेशा फोकस करना है, यही आपको सिलेक्शन दिला के लेके जाएगा। आंसर राइटिंग से ही जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि सब कुछ पढ़ने के बाद भी मेंस के प्रश्न को हल नहीं कर पाते हैं। सर इसका पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आता लोग को कि क्वेश्चन डिमांड क्या आ रहा है। तो सर ने उस वीडियो में ये भी समझाया कि अगर कोई मुश्किल प्रश्न आ जाए तो उसको प्रश्न को समझना कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उस वीडियो को देखिए, मुझे लगता है कि ये सारे डाउट्स जो हैं अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, आंसर राइटिंग पे कोई डाउट आपको बचेगा नहीं। क्वेश्चन समझना कैसे है, प्रेजेंट कैसे करना है, डायग्राम कैसे बनाना, सब चीज़ें सर ने समझा रखी हैं। तो आप उस वीडियो को देखिए, उसमें सर ने एक बड़ा सा क्वेश्चन ले रखा 3-4 लाइन का। और आजकल यूपीएससी पूछ भी रही है कि 3-4 लाइन का क्वेश्चन दे दिया, लास्ट में लिख देता है समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो उस क्वेश्चन को समझना कैसे है आपको बिल्कुल वहाँ पे समझाएगा। आप देखिए अच्छे से कि जो कीवर्ड्स है उसको समझना होता है। क्वेश्चन को पार्ट में तोड़ के 3-4 पार्ट में तोड़ लीजिए, अलग अलग समझ लीजिए। उसका कोई मान लो आपको आसपास का शब्द याद आ रहा है, मान लो उसको समझ लीजिए। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं क्वेश्चन का, हारमोनियस कंस्ट्रक्शन एक क्वेश्चन आया था 1-2 साल पिछले साल ही आया था कि जो पॉलिटी है उसमें हारमोनियस कंस्ट्रक्शन नाम का कॉन्सेप्ट होता है, उस पर फोकस। हारमोनी का मतलब होता है तालमेल बैठाना, कि जब दो चीज़ों में विवाद हो जाए तो उसमें तालमेल कैसे बैठाया जाता है। तो हमारी पॉलिटी में 2 ही विवाद हैं जिसमें तालमेल बैठाना बहुत ज़रूरी है। पहला है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, कि दोनों के बीच में संतुलन कैसे बैठाया जाए। और दूसरा है संघ और राज्य के बीच में,
कि संघ और राज्य के बीच में तालमेल कैसे बैठाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन चीज़ों को सोल्व करने के लिए ये कॉन्सेप्ट दिया कि हार्मनी बैठाओ, कि जितना हो सके संतुलन बनाने का प्रयास किया जाए। तो अब ऐसे दिमाग लगा कि आपको सवाल कई बार पता नहीं होता तो भी आप सवाल सोल्व कर सकते हो। एक और क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेता हूँ। एक क्वेश्चन आया था कि साइबर डोम प्रोजेक्ट क्या है। अब किसी को पता नहीं था कि मान लो किसी को पता नहीं हो कि साइबर डोम प्रोजेक्ट मोस्ट ऑफ द लोग को नहीं पता होगा। अब साइबर है तो साइबर सुरक्षा आपको पता है कि साइबर सुरक्षा क्या होती है। डोम मतलब क्या होता है, डोम मतलब गुंबद होता है जो सब चीज़ों को ढक लेता है। तो एक अम्ब्रेला स्ट्रक्चर आप उसको मान सकते हो कि साइबर सुरक्षा की जितनी चीज़ें उसको एक चीज़ के अंदर लाना। आप इतना समझ पा रहे हो। तो वहाँ पे अब अगर इंडिया की साइबर रणनीति है, साइबर पॉलिसी है, अगर आप वहाँ पे लिख के आ जाते हो 2-4 पॉइंट्स उसके, तो आपको 0 मार्क्स तो नहीं मिलेगा, और 0 से अच्छा है कुछ तो आएगा आपको, 2 मार्क्स आ जाए, 2.5 मार्क्स आ जाए, बहुत होता है। कई बार ऐसा होता है कि 1 मार्क की वजह से आप IAS नहीं बन पाते हो, 1 मार्क की वजह से आप लिस्ट से बाहर हो जाते हो। तो एक एक पॉइंट, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है आपको वहाँ पे, और सिलेक्शन के करीब पहुँचाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, सारी चीज़ों को, क्वेश्चन को समझ के और उसको तोड़ के पार्ट्स में फिर आंसर लिखना है, और डिमांड को फुलफिल करना है पूरा। ये इसी से जुड़ा हुआ सवाल लेते हैं कि कई बार टॉपर्स भी बोलते हैं, हम भी सजेस्ट करते हैं कि क्वेश्चन पेपर देखते रहिए। पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर को देखने से आपको पता चलेगा कि क्या लेवल ऑफ क्वेश्चन है यूपीएससी का। ये मेंस में भी होता है और इसमें भी, प्रीलिम्स में भी। तो कई लोगों ने सवाल किया है कि टेस्ट सीरीज़ देना, पहले तो ये कह रहे हैं कि टेस्ट सीरीज़ पीटी के लिए और मेंस के लिए देना कितना ज़रूरी है, या फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हल कर लें, वो काफ़ी होगा। इस बारे में बताइए। देखिए, सर ने सही बोला है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो अब जब आप क्वेश्चन देखते हो पिछले सालों के, उससे आपकी एंग्जाइटी कम हो जाती है, क्वेश्चन फेमिलियर हो जाता है कि यार ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है और मुझे इस सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पुराने सालों के जो क्वेश्चन पेपर उसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, आपको उसके सिनॉप्सिस बना लेना है बैठ के, कि यार ये क्वेश्चन पूछा तो मेरे पास 5 पॉइंट क्या होंगे कि मैं लिखूंगा। जैसे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि भारत की जो गंधार शैली है और मथुरा शैली है उसमें अंतर बताइए, जो मूर्ति कला की। तो आप उसका सिनॉप्सिस बना लीजिए कि भाई गंधार शैली की ये विशेषता, 5 विशेषता बुलेट पॉइंट में बना लीजिए, पूरा आंसर आप नहीं लिख रहे हो तो। लेकिन जो टेस्ट सीरीज है वो आपको ये बताती है कि आजकल क्या प्रचलन में, आजकल कौन सा टॉपिक ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि टेस्ट सीरीज उसी के अनुसार डिजाइन की जाती है कि आजकल कौन सा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, मान लो सबरीमाला पे डिसीजन आ गया, तो उस पर टेस्ट सीरीज में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो अगर यूपीएससी मेन एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और आप प्रैक्टिस पहले से कर रखे हो तो पॉइंट्स नहीं बनाना पड़ेगा माइंड में, और आप पहले ही तैयार होंगे तो और कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा होगा, तो आपको मार्क्स मिलने की संभावना वहाँ पे ज़्यादा होती है। इसलिए आप पुराने सालों के पेपर को एक बार देख के सिनॉप्सिस बना लीजिए, और टेस्ट सीरीज हो सके तो बढ़िया से लिखिए, अच्छे से लिखिए, सीरियसली लिखिए। 3 घंटे बैठ के एग्ज़ाम के माहौल में बैठ के लिखना बहुत बड़ी बात होती है। वहाँ पे आपको दिन में 6 घंटे लिखना होता है और बीच में 2 घंटे का गैप मिलता है, और दोनों पेपर बराबर इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें भी 250 मार्क्स, उसमें भी 250 मार्क्स। तो आप मान लो पहले पेपर के बाद में थक गए तो आप ये नहीं बोल सकते कि यार दूसरा पेपर मैं कम महत्व दे देता हूँ, क्योंकि वो भी उतना ही मार्क्स का है। तो इसलिए आपको अभी से प्रैक्टिस करना है कि 6 घंटे रोजाना लिखते कैसे हैं। कई बार तो मैं उसी एनवायरनमेंट को बनाने के लिए दिन में 9-9 घंटे लिखा करता था, कि 3 पेपर दिन का लिख दिया, पेपर लिखा, 2 घंटे रेस्ट ले लिया, फिर पेपर लिखा, फिर 2 घंटे रेस्ट ले लिया, फिर पेपर लिखा। तो 1 वीक तक मैं लगातार लिखा, और वहाँ पे जब मैं एग्जाम देने गया तो वो मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि यार मैं तो लिख रहा हूँ 6-7 दिन से ये सारी चीज़ें, तो आज एक और 8वां दिन मान लो इसको। तो पहले ही कई बार आपने सुना होगा कि जो 100 मीटर की रेस दौड़ते हैं वो 8 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड में पूरी कर लेते हैं। तो आपको लगता होगा वो लोग 100 मीटर के लिए प्रैक्टिस करते होंगे, वो लोग 500 मीटर के लिए प्रैक्टिस करते होंगे कि 500 मीटर को मैं कैसे पूरा करूँ जल्दी से, 1000 मीटर को कैसे करूँ। तो प्रैक्टिस 6 घंटे की लिखने के लिए आपको 9 घंटे की प्रैक्टिस करो, तो वहाँ पे आप कंफर्टेबल लगोगे और आराम से आउटपुट दे पाओगे। तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, टेस्ट सीरीज मत छोड़िए, क्लास टेस्ट होते हैं उनको भी मत छोड़िए, सारी चीज़ों को लिखिए, तभी सिलेक्शन होगा। आंसर राइटिंग कमज़ोर होगी तो सिलेक्शन नहीं होगा, नॉलेज कितना भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आंसर राइटिंग को बेटर कीजिए जितना हो सके। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है कि उत्तर लेखन की शुरुआत कब से कर दें, प्री के बाद करें या फिर पहले से शुरू करें? पहले से लिखें, पहले ही दिन से।
आज अगर तैयारी स्टार्ट की और पहला आंसर आज ही लिख डालो, जो भी टूटा फूटा जो भी आपके पास है वो लिख डालो। कम से कम आपको एक पेन चलाने की आदत तो मिलेगी कॉपी पे। और पहला जो आप लिखो उसको चेक करवाओ, उसको फ्रेम बनवा लेना बाद में। अब मैंने फ्रेम बनवा रखा है घर पे, जो मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है मैंने अलग से सेव करके रख रखा है, ये मेरा पहला प्रश्न था और मैंने पहले ही दिन लिख डाला था। और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, आपको फनी लगेगा। उसमें क्वेश्चन में ये था कि जो भारतीय प्रस्तावना है उसमें भारतीय संविधान का दर्शन निहित है, कि भारतीय संविधान का जो दर्शन है वो प्रस्तावना में नहीं था। आपको सिंपल सा क्वेश्चन है। आज आपको लगता है यार इतना सिंपल क्यों, लेकिन जब पहले दिन लिखे थे तो उसमें कितनी गलतियां थी। और धीरे धीरे जब आज देखते हैं उस आंसर को तो अच्छा लगता है कि यार मैंने उस टाइम पे प्रैक्टिस की तो आज मैं इस मुकाम पे हूँ। तो मैं आपको एक फिगर देता हूँ, छोटा सा एक आंकड़ा देता हूँ। मैंने आज तक कम से कम भी 6 से 7 हज़ार आंसर लिख डाले होंगे। तो 6-7 हज़ार आंसर आप लिख डालना ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। 5,000 से नीचे तो आंसर लिखना ही नहीं मेंस के पहले। जब ऑप्शनल प्लस जीएस को मिलाकर ऐसे मिलाकर 5,000 आंसर आपको लिखना है, ये मान लीजिए टारगेट मान लीजिए। रोजाना लिखिए, जितना टाइम मिले बैठ गए, कॉपी ले लिया, क्वेश्चन कहीं से भी उठा लिया, मान लो दृष्टि के वेबसाइट से उठा लिया, ये एडिटोरियल के नीचे क्वेश्चन आता है, जो यूट्यूब पे आता है उस पर भी क्वेश्चन आता है, उसको लिख डाला, टूटा फूटा लिखिए। यहाँ पे टीम है जांचती है पूरा आपको क्वेश्चन जो भी होते हैं, उसको दे दीजिए। फीस दे रहे हैं ना आप लोग यहाँ पे, तो उसका यूज़ कीजिए ना, नहीं तो जितना हो सके टीम को परेशान कीजिए। और मैंने तो बहुत परेशान किया टीचर्स को। मैं आंसर दिन में बोलता था सर ये 10 आंसर ले जाइए, अरे यार तू क्या कर रहा है, घर पे मेरे काम होता है। सर आप 2-3 दिन में दे देना लेकिन ले जाइए। तो जितना हो सके आंसर राइटिंग कीजिए, वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। सुनील की अच्छी बात ये है कि वो पहले पहुंच जाते हैं, बाद में बताते हैं कि सर थोड़ा परेशान करने आया हूँ। मेरे पास भी कई बार ऐसा परेशानी इन्होंने पैदा किया है। और आज उस परेशानी का है कि मैं इस मुकाम पे हूँ और आज सर ही मेरी तारीफ कर रहे हैं, देखो यहाँ पे बैठ के। अब आंसर राइटिंग में कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं कि निबंध को लेकर आजकल अलग तरह का भय है। एब्स्ट्रैक्ट विषय बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो समझ नहीं आते, तो उसकी प्रैक्टिस, बाकी चीज़ों की प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करते हुए भी समझ नहीं आता कि प्रैक्टिस कैसे करें। तो क्या तरीका होना चाहिए ऐसे सवालों को डील करने का? सो पहले जो क्वेश्चन ऐसा होता है यूपीएससी में कि एक सेक्शन में आता था मूर्त विषय, एक में अमूर्त विषय, लेकिन आजकल यूपीएससी का ट्रेंड ये हो गया है कि दोनों ही सेक्शन में अमूर्त विषय ज़्यादा आते हैं। और अमूर्त विषय की ये होता है कि समझ में नहीं आता कि बोलना क्या चाह रहा है। उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जीवन का अनुभव होना बहुत ज़रूरी है, कि जीवन में जो आज तक आपने सीखा है वो निचोड़ वहाँ पे लिखना है। एक्चुअली असली तो खेल ये होता है। तो कई बार जो होता है ना कि यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, एक्चुअली उनका बेस कमजोर है, वो बेस को नहीं समझ पा रहे। तो अब ये तो नहीं है कि भाई बेस नहीं समझ में आ रहा छोड़ देते हैं, यार ये तो सोल्यूशन है नहीं, तो बेस बनाओ। बेस नहीं है तो उसके लिए ये करो कि क्लास ले लो ऐसे की। तो शुरुआत में जो चीज़ें होती हैं कि इसको ब्रेकअप कैसे करते हैं, कि जो टॉपिक आता है उसको समझते कैसे हैं, तो आप क्लास ले लो। शुरुआत में आपके लिए आसान रहेगा, जो बेस पहले नहीं बना था बेस बन जाएगा। तो आप क्लास ले लीजिए। उसके बाद में जितना हो सके कि वीक में मान लो संडे को ऐसे के लिए रिजर्व कर लीजिए कि मैं आज ऐसे लिखूंगा, इसके बुलेट पॉइंट्स बनाऊंगा। शुरुआत में एक टॉपिक आप मान लो ऐसे करता था मैं कि संडे का आज टॉपिक मैंने मंडे को टॉपिक सोच लिया कि मैं टॉपिक या तो पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर से ले लो, या कोई करंट में चल रहा टॉपिक को उठा लो, या कोई मान लो कई बार देखते हो आपकी एक लाइन है, फेमस कोट है किसी का, मान लो गांधी का कोट है कि मनुष्य प्रकृति आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, लालच को नहीं। तो एक अमूर्त विषय है, तो इसको टॉपिक उठा लीजिए। आप पूरा वीक में जब भी आप खाली बैठे हो उसके बाद में पॉइंट सोचना शुरू कीजिए कि यार क्या क्या टॉपिक है। मान लो आप रास्ते में जा रहे हो और एक बोर्ड पे होर्डिंग लगा है, एक जगह होर्डिंग लगा है, उस होर्डिंग पे कुछ लिखा है और वो टॉपिक से रिलेटेड है। आप जा रहे हो कहीं आगे जाके देखे कि कोई पेड़ काट रहा है, कोई मान लो कचरा फेंक रहा है, कोई मान लो धुआं फेंक रहा है, बहुत ज़्यादा धुआं निकाल रहा है, तो आप वहाँ पे जाके सोचिए कि यार ये वो टॉपिक से कैसे जुड़ेगा। आप मान लो कुछ बुक पढ़ रहे हो, उसमें एक अच्छा चीज़ मिल गई, प्रकृति भी मिल गया, उस कोट को उठा के साइड में रख लीजिए। तो आपका रिसर्च पूरे वीक चलेगा और संडे को उस चीज़ों को इकट्ठा करके और उसको लिख डालिए। एक अलग से कॉपी बना लीजिए। आप मान लो सारे दिन सोचे, 3-4 पॉइंट याद आए, मोबाइल में नोट कर लिया कि यार ये टॉपिक है, ये वहाँ देखा था मैंने, शाम को अपनी कॉपी में उसको जाके नोट कर लिया। और एक वीक में जब संडे आएगा उस दिन आप उस टॉपिक को लिख डालिए। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ
4-5 ऐसे के बाद में आप बिल्कुल अच्छे से ऐसे लिखने लग जाओ। ये बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस कीजिए और गाइडेंस ले लीजिए। 5-7 क्लास होती हैं शायद ऐसे कि यहाँ पे, वो ऐसे क्लास ले लीजिए, बेटर रहेगा ये। ठीक है। आंसर राइटिंग पर एक और बात कि जब हम आंसर लिखते हैं मेन परीक्षा में, पैराग्राफ में लिखें या फिर बुलेट पॉइंट्स में लिखें, इस बात को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न होता है। क्या तरीका होना चाहिए? क्या अब तो बहुत कम शब्दों में लिखना होता है, तो क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए? देखिए सर, वो होता है ना कि वन साइज फिट फॉर ऑल, ये रणनीति यूपीएससी में नहीं चलती। जो रणनीति होती है कि क्वेश्चन का आंसर लिखना कैसे, वो क्वेश्चन की डिमांड पर डिपेंड करता है। कि क्वेश्चन में ये हो कि भारतीय संघवाद की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए, तो विशेषताएं तो बुलेट पॉइंट में लिख सकते हैं कि भारतीय संघवाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। लेकिन आपके पास आ जाए कि हाल ही में लाई गई विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति है, उसकी आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, तो आप इसको पॉइंट्स में नहीं लिख सकते, आप उसको आप पैराग्राफ में लिखिए। कि विश्लेषण करते वक्त आपको पैराग्राफ में लिखना होता है, तो ये पैराग्राफ में लिखना है, फ्लो चार्ट बनाना है, या पॉइंट्स में लिखना है, या मैप कब बनाना है, या आपको क्वेश्चन की डिमांड से पता लगेगा। क्वेश्चन आ गया कि भारतीय मानसून की जो पूरी प्रक्रिया है, उसका जो विशेषता है, उस पर चर्चा कीजिए। तो प्रक्रिया कि भाई कहाँ से आता है, कहाँ से जन्म लेता है, तो अब डायग्राम साउथ एशिया का बना दिया, जिसमें भारत दिखाया गया, हिंद महासागर दिखाया गया, यहाँ से हवाई चल रही हैं, वहाँ से हवाई चल रही हैं, वो सारा आप दिखा सकते हो। क्वेश्चन आ गया अल नीनो पे, तो अल नीनो पे आप प्रशांत महासागर, हिंद महासागर बना दिए। क्वेश्चन आ गया आपको मान लो निजता के अधिकार पे, तो आप आर्टिकल 21 को वहाँ पे बना दिए। तो ये चीज़ें आपको क्वेश्चन बताएगा, क्वेश्चन आपको ये समझाएगा कि डिमांड क्या है क्वेश्चन की, प्रेजेंट उसको कैसे करना है। और ये आपको पहले दिन समझ में आएगा नहीं, लेकिन जब धीरे धीरे आप 50-100 आंसर लिख लेंगे, उसके बाद में आपको पता लगने लग जाएगा कि ये क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, ये सारी चीज़ें पता लग जाएगी। एक सवाल है कि करंट अफेयर्स को जीएस के पोर्शन में, जब जीएस का आंसर लिखते हैं, उसमें करंट अफेयर्स की सूचनाओं को कैसे शामिल किया जाता है और क्या उसका प्रभाव पड़ता है या नहीं? सर, इसका एक निश्चित जवाब तो नहीं है, क्योंकि करंट का अलग अलग महत्व होता है। अगर आप आंसर राइटिंग पे अगर डाल रहे हो, मान लो कोई विज्ञान, वो फिर से मैं वही बोलूँगा कि क्वेश्चन की डिमांड पे डिपेंड करता है। कि क्वेश्चन आप ये समझ जाओगे कि ये फैक्चुअल है, मतलब जो स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन है, या जो करंट से लिंक करके क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन आया था कि धर्मनिरपेक्षता, भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से कैसे अलग है। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, स्टैटिक पोर्शन का क्वेश्चन है। लेकिन ये बोल सकते हैं, क्वेश्चन एक और आया कि धर्मनिरपेक्षता के सामने चुनौतियां, हाल ही में चुनौतियां कौन कौन सी प्रस्तुत हो रही है। तो ये कौन सा क्वेश्चन, ये करंट का क्वेश्चन है। तो आप एग्जाम्पल्स दीजिए कि 3 तलाक बिल आया है, सबरीमाला का इशू आया है, ये इशू आया है, सीए आ गया, एनआरसी आ गया, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल 25 पे चर्चा होगी, धर्मनिरपेक्षता की चर्चा आर्टिकल 25 में होगी। तो आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन की डिमांड क्या है। अगर क्वेश्चन कोई फैक्ट मांग रहा है तो फैक्ट डाल दीजिए। मान लो पोषण पे कोई सवाल आया कि भारत अभी तक जो अपेक्षित पोषण के स्तर है वहां तक नहीं पहुंच पाया है, तो इसके लिए संभावित रणनीति की चर्चा करते हुए विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन मान लो आपके सामने आ जाए, तो पोषण तक नहीं पहुंच पाया, तो आप लिख दो कि पोषण तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन उसको आपको डेटा देना पड़ेगा ना कि आज भारत में इतने लोग अल्प पोषित हैं, इतने लोग स्टंटेड हैं, इतने लोग जो वेस्टिंग होती है कि एज के अकॉर्डिंग जो आपकी हाइट नहीं होती, एज आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें आप डेटा दीजिए कि NFHS 5 के सर्वे के अनुसार निम्नलिखित चीज़ें हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि भारत अभी अपनी जो रणनीति है, पोषण का जो स्तर है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। अब उसमें अगला पॉइंट ये है कि भाई संभावित रणनीतियाँ क्या क्या हैं। तो ये बोलिए कि गवर्नमेंट ने पहले, अब ये मत बनिए, आप ये मत बनना वहाँ पे 30 मार्क खान की सारी अपने ही सॉल्यूशन लिख के आ जाओ। ये लिखो कि गवर्नमेंट चला रही है, गवर्नमेंट इतनी बड़ी है, गवर्नमेंट सक्षम है, रणनीतियाँ चला रही है, बहुत सारी पोषण रणनीति है, पोषण अभियान है, मिड डे मील है, जननी सुरक्षा योजना है, ईट राइट मूवमेंट है, ये सारे चला रही है। लेकिन कुछ कमियां रह गई हैं, इस वजह से आप फिर आगे सुझाव दो कि इसको ये करना चाहिए,
इसके लिए ये करना चाहिए कि लोग के बीच में जागरूकता फैलानी चाहिए, इसको सारा जो मॉनिटरिंग है वो अच्छे से करनी चाहिए, ऑनलाइन अवेलेबिलिटी कीजिए, ये सारी चीज़ें आपको ऐसे वहाँ पे शामिल करना। तो आपको क्वेश्चन बताएगा कि क्या चीज़ें करंट अफेयर से कहाँ से शामिल करना, डेटा शामिल करना, मैप शामिल करना, ये देखिए। तो क्वेश्चन की डिमांड को समझ के वहाँ पे कीजिए। कभी कभी उत्तर लेखन में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि 200 शब्द से कम और कभी कभी 200 शब्द से बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है, तो इसको कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास 200 शब्द का अगर आपको आंसर पूछा जा रहा है, तो मेरा ये सजेशन रहेगा 200 शब्द आप कम से कम लिखिए उसमें। 200 शब्द के ऊपर 10-20 शब्द लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, 30 शब्द में भी कोई दिक्कत नहीं, आजकल चल जाता है। पहला तो ये बोलते हैं ना कि राई का पाड़ बना, तिल का ताड़ बनाना। 2 एग्जाम्पल देता हूँ, 2 मुहावरे हमारे। एक तो तिल का ताड़ बनाना होता है और एक गागर में सागर बनना होता है। तो जिसके पास कम है वो तो तिल का ताड़ बना के आ जाओ, और जिसके पास ज़्यादा पॉइंट्स है वो गागर में सागर भर के आ जाओ। तो 4 पॉइंट ही आते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, तो अब उसमें जोड़ जोड़ के कुछ ना कुछ लिखते जाइए और 200 शब्द पूरे करके आ जाइए। अब आपके पास, आप तो विद्वान हो, आपके पास तो महासागर भरा पड़ा है नॉलेज का। आप सोच रहे हैं 200 शब्द में कैसे भरे इसको? तो बिहारी जी को पढ़ लीजिए हिंदी साहित्य में, उन्होंने कैसे एक दोहे में सारी चीज़ें लिख दी हैं। तो ये सारी कलाएँ आपको आनी चाहिए कि कम पॉइंट हो तो बढ़ा के कैसे लिखना है, और ज़्यादा पॉइंट हो तो घटा के कैसे लिखना है। ज्ञान का प्रदर्शन ज़्यादा नहीं करना वहाँ पे, जितना ज़रूरत है उतना ही लिखिए, नहीं तो बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे। 20 क्वेश्चन है, बराबर मार्क्स के आते हैं, मान लो 10 बराबर के 10 बराबर। अगर आप पता चला एक क्वेश्चन ज़्यादा लिख के आ गए, आपको 6 से 7 से ज़्यादा नंबर मिलेगा नहीं, कितना ही लिख लीजिए उसमें, लेकिन उसकी वजह से टाइम चला जाएगा और दूसरा क्वेश्चन छूट जाएगा, उसमें आप 3-4 मार्क्स गवा बैठेंगे। तो आपको पेशेंस रखना है, वहाँ पे अपना ज्ञान उड़ेलना नहीं है, जितना ज़रूरत है उतना ही लिखिए, ठीक है। एक बहुत अच्छा सा सवाल आया था बीच में कि एग्जामिनेशन हॉल में क्या 20 के 20 सवाल आपको आते हैं? नहीं ये किसी तो का नहीं पर्सनल आता। सवाल है, आपसे पर्सनल सवाल है। बिल्कुल क्या पर्सनल, 20 के मुझे 20 कभी सवाल नहीं आया। आते हैं? 20 में से 20 मुझे कभी नहीं आया। 17-18 क्वेश्चन, मतलब ऐसे होता है ब्रेकअप की 20 में से 12-13 क्वेश्चन आपको लगभग अच्छे से आते हैं। 5-6 सवाल ऐसा होता है कि आपको आता है, थोड़ा नहीं आता, कुछ चीज़ें नहीं पता। 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको हवा भी नहीं लग रही होती, वहाँ पे क्या पूछा है इसमें। तो आपका फिर वही तिल का ताड़, वहाँ साइबर डोम प्रोजेक्ट था, पता नहीं था, लेकिन आपको साइबर सुरक्षा नीति तो पता है ना इंडिया की, साइबर पॉलिसी क्या है, छोड़ के नहीं है ना, कुछ भी हो जाए, लेकिन फैक्ट बेस्ड है। कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें फैक्ट चाहिए होता है, वहाँ पे आप गलत मत लिखना। लेकिन ऐसा है कि जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, जैसे कई होते हैं ओपन एंडेड कि डिस्कशन उसमें कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, तो वहाँ पे आप लिख के आ जाइए। लेकिन जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, टू द पॉइंट पूछ रहा है, वहाँ पे आप ये रिस्क मत लेना, वहाँ पे आप खाली छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गलत लिखना अच्छी रणनीति नहीं मानी जाती। इसलिए आप 18-17 क्वेश्चन तो अच्छे से अटेम्प्ट करके आओ, और जो 1-2 क्वेश्चन है लास्ट टाइम में जाके उसका फ्लो चार्ट बना दिया, उसमें डायग्राम बना दिया, कुछ टेबल पॉइंट्स है आप वो लिख दिए। तो आप ये रणनीति अपना, एक होता है ना कि आप पहले छांट लीजिए क्वेश्चंस में कि 13 क्वेश्चन ये मुझे सबसे ज़्यादा आते हैं, तो उसमें आप सबसे ज़्यादा टाइम दीजिए। फिर जो कम आते हैं उसमें कम कीजिए। ये प्रीलिम्स में भी करना है कि जो सबसे ज़्यादा आते हैं उनको सबसे पहले करना है, फिर जो डाउट है वो करना है, फिर जो बिल्कुल नहीं आता उसमें सोच रहे हैं, और जो बिल्कुल ये है कि भाई परे है, सारी सीमाओं से बाहर है, उसको छोड़ के आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन आपको जितना करना है उसको अच्छे से करो। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जब आपने पहला वाला फ्रेम कराया है अपना आंसर, तो फर्स्ट कॉपी आपने लिखी, वो इंस्टा पर तो नहीं होगा? नहीं, वो पर्सनल है। तब से आज तक 3 बार सिलेक्शन हो चुका, और आंसर राइटिंग में निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा सुधार हुआ होगा। बिल्कुल। कुछ ऐसे पॉइंट्स स्टूडेंट्स को बताइए जो आपने फील किया है कि आपके आंसर में उस समय से आज तक में बहुत ज़्यादा गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। कुछ ऐसे पॉइंट्स अगर आप ध्यान कर पा रहे हैं कि आज आप जब आंसर लिखते हैं तो उसी आंसर को अगर आज आप लिखेंगे तो दूसरे तरीके से लिखेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होगी, ये एक बार डिस्कस कर दीजिए, तो वो सवाल कवर हो जाएगा कि हम आंसर राइटिंग को कैसे इम्प्रूव करें। शुरुआत में जब क्वेश्चन लिखते थे तो ना कोई स्ट्रक्चर था, ऐसे जो नॉलेज होता था उसको लिख देते थे, ना क्वेश्चन की डिमांड समझ पा रहे थे, भाषा पे भी इतनी पकड़ नहीं थी, तो ये कुछ भी अच्छा हो नहीं पा रहा था। तो आज जो चीज़ें मेरे में सुधार हुई है,
सबसे पहला तो कि क्वेश्चन की डिमांड फुलफिल हो रही है, और डिमांड भी के स्ट्रक्चर में कि जो पहले पूछा गया वो पहले है। अगर आपको कमियां पहले पूछेगी तो कमियां पहले बताइए, रणनीति जो सुधार की वो बाद में बताइए। तो एक तो आपको डिमांड समझ के उसको स्ट्रक्चर में लिखने लग गया हूँ। दूसरा है कि जो भाषा है, भाषा पे आपकी पकड़ होना बहुत जरूरी है। देखो, दो गुण होते हैं भाषा में, एक समास गुण और एक व्यास गुण। समास होता है कि ज़्यादा चीज़ों को कम में लिखना, कि एक सेंटेंस में आप 20 शब्द यूज कर रहे हो और कोई यूज कर रहा है 2 शब्द। जैसे आप लिखो कि जैसे एक शब्द है कि संघात्मकता, संघात्मक होने की विशेषता, और जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं हिंदी में जो संयुक्त शब्द होते हैं कि 2 शब्दों को एक शब्द, समास होता है ना, समास क्या करता है, 2 शब्दों को जोड़ देता है। संधि क्या होती है, 2 शब्दों को जोड़ देता है। कि आप जैसे कर्तव्य परायण की संधि तो नहीं होगी, लेकिन कुछ जैसे परोपकार है, पर उपकार है, दूसरों पे उपकार है, दूसरों पे दया, ऐसे लिखो। परोपकार है, आत्मविश्लेषण है, दृढ़ निश्चय है, ऐसे शब्द यूज कीजिए जो आपके एफर्ट को कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बताएं वो। तो समास गुण होना बहुत ज़रूरी है आपकी भाषा में, और जो अपनी भाषा में जितना समास गुण लिख लेता है उसके लिए आप ऐसे कीजिए, कभी टाइम मिले तो हिंदी साहित्य में शुक्ल जी हैं जो ऐसे लिखते थे, निबंध लिखते थे, आलोचना करते थे, उनकी लैंग्वेज देख लीजिए। आपको ये लगेगा कि यार ये भाषा ऐसी है जिसमें एक शब्द ना तो फिट कर सकते हो और ना ही निकाल सकते हो, जितना जरूरी है उतना ही शब्द उसमें लिखा गया। तो आप ये सीखिए। कुछ लोग हम करते हैं क्या, क्योंकि बीच में ऐसे यूज करते रहते हैं बार बार, ऐसे समझ सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ऐसे यूज करते हैं, कनेक्टिंग अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो वो चीज़ें आप प्रैक्टिस से सीखे, समास गुण लाइए अपने जो भाषा है। तो स्ट्रक्चर और डिमांड और जो भाषा है उस पर मैंने काम किया, और उसी वजह से आज आंसर राइटिंग मेरी बेटर है। पेपर वाइज कुछ डिस्कस करना चाहेंगे आप? पेपर 1, पेपर 2 मेंस के लिए चारों पेपर अलग अलग अगर आप डिस्कस करना चाहें, कुछ पॉइंट्स बताना चाहें तैयारी को लेकर। सबसे बड़ा तो जो चीज़ होती है मेंस में, ऑप्शनल होता है। आपको सबसे ज़्यादा फोकस उस पर करना है। मैंने पहले भी बता दिया कि प्रायोरिटी तय करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में एथिक्स या ऐसे, फिर GS1, GS2, GS3, GS4 है एथिक्स। आपको उसमें कुछ भी नहीं करना, एक बार पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, उसका करंट अफेयर ज़्यादा होता नहीं है, स्टैटिक पोर्शन है तो उसको अच्छे से कीजिए, और एथिक्स में नंबर आने के चांस बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे अगर आपको अच्छा लिखना आता है तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप कम से कम मेहनत में उसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो आप ऐसे पेपर पे फोकस पहले कीजिए जो मार्क्स आपको ज़्यादा दिलाए। उसके बाद में सबसे ज़्यादा डायनेमिक पोर्शन होता है GS2 और GS3 होता है, और GS1 भी ऐसा ही है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री में ज़्यादा कुछ चेंज होता नहीं है, मॉडर्न हिस्ट्री खासकर। इसके अलावा सोसाइटी है, सोसाइटी पूरा स्टैटिक पोर्शन है। ज्योग्राफी भी मोस्ट ऑफ द जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो स्टैटिक है। उसके बाद में जो डायनेमिक पोर्शन है वो GS2, GS3 है। यहाँ पे आपको संभल के चलना होगा थोड़ा सा। सबसे पहले तो आप इनका जो बेसिक वाला पोर्शन है, जो स्टैटिक वाला पोर्शन, कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है, उसको आप अच्छे से कर लीजिए कि संघात्मकता क्या होती है, केंद्र राज्य संबंध कैसे होते हैं, इकोनॉमी में मान लीजिए कि GST क्या होता है, बैंकिंग संरचना कैसे काम करती है, शेयर बाजार काम कैसे करता है, मुद्रा का सिस्टम कैसे काम करता है, GDP कैसे काम करती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो ये बेसिक्स आप पहले सारी चीज़ों का पढ़ लीजिए। उसके बाद में करंट को जोड़ के और आप उसको अच्छे से आंसर प्रेजेंट कर सकते हो। तो आपको अलग अलग पेपर में अलग अलग रणनीति अपनानी होगी। ऐसे का मैंने बता दिया, GS4 का मैंने बता दिया कि कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, और जो केस स्टडीज होती है उसको सॉल्व करने का तरीका एक बार आपने सीख लिया, आपको हमेशा हर अटेम्प्ट में काम आएगा, हमेशा वही काम आएगा, वही चीज़ें, बदलता कुछ नहीं है। ऐसे में कुछ ज़्यादा नहीं बदलता, GS1 में ज़्यादा नहीं बदलता, बाकी 2 में बदलता है, इसलिए उसको करंट के साथ जोड़नी पड़ेगी। तो अलग अलग पेपर में अलग अलग रणनीति आपको अपनाने की जरूरत है। ठीक है, अब ऑप्शनल पर आ जाते हैं। इससे पहले जब आपने परीक्षा दी तो आपका वैकल्पिक विषय भूगोल था, पर इस प्रयास में आपका वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य था। आपने कम समय में हिंदी साहित्य की तैयारी कैसे की? हिंदी साहित्य के लिए क्या क्या पढ़ा आपने, और क्या दृष्टि की तरफ से जितना मिल रहा है पर्याप्त है हिंदी साहित्य के लिए? देखिए, भूगोल विषय है, बहुत अच्छा विषय है और समझने में आसानी होती है जब खासकर आप साइंस बैकग्राउंड से होते हो।
लेकिन इस एग्ज़ाम में समझना कुछ मतलब समझना ही पर्याप्त नहीं होता, आप यहाँ पे विद्वान बनने नहीं आए। असली बात है मार्क्स आना। मुझे ज्योग्राफी बहुत अच्छे से आती थी, समझ में अच्छे से आता था, आंसर राइटिंग भी अच्छे कर पाता था, लेकिन दुर्भाग्य से कहीं ना कहीं कुछ सालों में ज्योग्राफी की मार्किंग अच्छी नहीं हो पाई, ये ज्योग्राफी के दिन अच्छे नहीं चल रहे। इस वजह से मुझे लगा कि यार सब कुछ अच्छा होने के बावजूद मार्क्स नहीं आ रहे, तो रणनीति बदलना चाहिए, क्योंकि मुझे मार्क्स लेना है, फिर चाहे वो हिंदी लिटरेचर से है, फिर चाहे ज्योग्राफी से है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक तो ये रहा कि मैं हिंदी लिटरेचर ले लूँ, दूसरा ये था कि यार लाइफ में एक डायमेंशन जुड़ जाएगा हिंदी लिटरेचर पढ़ने से, कि यार लाइफ में जब आप कभी बोरियत फील करो, हिंदी लिटरेचर भावनाओं से जुड़ा होता है, तो कभी लाइफ में आपको कभी मान लो लो फील हो रहा है, आत्मविश्वास नहीं है, तो आप इन चीज़ों को, कुछ कहानी पढ़ ली, साहित्य पढ़ लिया, उपन्यास पढ़ लिया, तो आप मनोरंजन भी वहाँ से हो सकता है आपका। दूसरा चीज़ है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है मार्क्स आना, और हिंदी लिटरेचर में ट्रेंड अभी ये चल रहा है कि मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो मैंने ये सोच के हिंदी लिटरेचर ले लिया। सबसे पहले जो बेस्ट चीज़ है हिंदी लिटरेचर की, वो सर की क्लासेज है, तो मैंने सबसे पहले सर का पेन ड्राइव कोर्स किया, और उसमें एक एक जो चीज़ है, एक एक वीडियोज़ हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से देख लिया। इसके अलावा दृष्टि के नोट्स पढ़े, और दृष्टि जो आपकी पेन ड्राइव कोर्स होता है उसमें साथ साथ में जो टेक्स्ट बुक हैं, कि गोदान हो गया, उपन्यास सारे, नाटक हो गए, आलोचना की बुक्स हैं, वो सारे साथ साथ देते, 14 बुक्स लगभग होती है, उनको भी साथ साथ में मैंने पढ़ लिया, और साथ में जो टेस्ट सीरीज है वो निकाल दिया। इसके अलावा मैंने हिंदी लिटरेचर में कुछ भी फॉलो नहीं किया, और इससे मुझे लगता है 100% तैयारी आपकी आराम से हो सकती है। हाँ कुछ ठीक है भाई, कुछ नेट पे आप समकालीन कविता जब आप पढ़ रहे हो तो नेट पे कुछ नई नई कविताएं आ गई, वो आप जोड़ के आप नोट्स में लिख सकते हो। बाकी हिंदी लिटरेचर में कोई करंट अफेयर तो होता नहीं है, तो दृष्टि के नोट्स हैं, क्लासेज हैं, और टेस्ट सीरीज है, वो पर्याप्त है, मोर देन एनफ है। जब मैं पेपर देखा था पहली बार यहाँ से जाने के बाद में, तो मुझे लगा कि यार सारी चीज़ें तो इसी से है, बस काम है आपको वहाँ पे अपना आउटपुट देना, तो ये पर्याप्त है। आप अगर यहाँ पे कोर्स लोगे, मैंने खुद किया पूरा, तो वो पर्याप्त है आपके लिए। सुनील के बारे में एक और जानकारी दे दूं। सुनील ने जब अपना ऑप्शनल चेंज किया था तो मुझसे भी बात हुई थी फ़ोन पर, और आपस में कई सलाह में एक मेरी भी सलाह रही होगी, तो ऑप्शनल चेंज किया, लेकिन समय बहुत कम था उसके बाद मेरे ख्याल से 2.25 महीने के आसपास। हाँ, प्रीलिम्स लगभग अक्टूबर में थी 2020 में, और 4 अक्टूबर की एग्ज़ाम थी, और मैंने ऑप्शनल शुरू किया था 15 अगस्त के बाद, और उसके बाद मेंस एग्ज़ाम भी थी जनवरी में, तो मैंने इतने से कम टाइम में ऑप्शनल शुरू किया था। करीब 2.25 महीने, 2.5 महीने में सुनील ने न सिर्फ हिंदी साहित्य को ठीक से कवर किया, पूरा ऑप्शनल कवर किया, बल्कि उसमें आंसर राइटिंग्स भी किए, आंसर भेजे भी, और कमाल के आंसर लिखे भी। सबसे बड़ी बात ये थी कि बहुत कम समय में इन्होंने एक तरीके से कहिए हिंदी साहित्य को घोल के पी लिया। फाइनली ये लोग समझ गए मैं क्यों रुक रहा हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ें कि ऑप्शनल पेपर का चुनाव करने में एक कन्फ्यूज़न ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ ऐसे बैठे हैं जो 2023-24 में एग्ज़ाम देंगे, तो ऑप्शनल पेपर का चुनाव कब करना चाहिए, किस आधार पर करना चाहिए, तो बात हो गई, लेकिन कब करना चाहिए, अभी बहुत सारे लोगों का ऑप्शनल पेपर सेलेक्ट नहीं है। देखिए, अगर कुछ लोगों का एक्सपीरियंस होता है, पता होता है ऑप्शनल के बारे में, तो शुरुआत से ऑप्शनल लेके चलते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे होते हैं जिनको कन्फ्यूज़न होता है। कुछ लोग हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बीच में घूम रहे होते हैं, कुछ लोग ज्योग्राफी हिंदी लिटरेचर के बीच में घूम रहे होते हैं, कुछ सोच रहे दर्शन शास्त्र ले लूँ, कुछ लोग सोच रहे समाज शास्त्र ले लूँ। शुरुआत में ऐसे थॉट्स आते रहते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं फिजिक्स ले लूँ। शुरुआत में थॉट्स आना सबके लिए लाजमी होता है, लेकिन आपको ऑप्शनल चूज़ करना जितना जल्दी हो सके शुरुआत में, तैयारी के 1 महीने के अंदर अंदर, 1.5 महीने के अंदर अंदर ऑप्शनल को चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल रहा कि रणनीति क्या हो ऑप्शनल चूज़ करने की, कोई गलती तो ना हो जाए, इसलिए आप आगे जाके गलती करो कि बाद में पछतावा हो कि यार ऑप्शनल लेके गड़बड़ कर दिया। इससे अच्छा अभी मैं कुछ पॉइंट्स बता दूं, बिकॉज मैं ऑप्शनल चेंज करके बैठा हूं यहाँ पे पहले, इसलिए आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ऑप्शनल को चूज़ करते वक्त सबसे बड़ी बात होती है कि मार्किंग कैसी है, उस ऑप्शनल में आजकल मार्क्स क्या है, आपको कितना आता है, क्या फ़र्क पड़ता है ऑप्शन मार्क्स से नहीं आ रहे तो उससे कोई मैटर नहीं करता। सबसे पहले ये देखिए कि आजकल 3-4 सब्जेक्ट कौन से ऐसे हैं जो मार्क्स दिलाने में सक्षम है, आपका सिलेक्शन कराने में सक्षम है।
उसे लिस्ट बना लिया किसी ने कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री और हिंदी लिटरेचर 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं, लिस्ट बना लिया। दूसरा पॉइंट ये है कि आपका कोई ग्रेजुएशन सब्जेक्ट तो नहीं रहा है, अगर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है तो उसको उठा लीजिए सीधा, बिना सोचे समझे, बहुत फायदेमंद रहेगा। तीसरी जो बात आती है वो ये है कि आपका उस सब्जेक्ट को पढ़ने में इंटरेस्ट कितना है। कुछ लोग हैं कि उसको समझ में नहीं आता कि हवा लेफ्ट साइड में जा रही है, राइट साइड में जा रही है, कोरिलेसिस बल घड़ी की दिशा में लगता है, घड़ी की उल्टी दिशा में लगता है, तो वो सारी जिंदगी भर ऐसे ऐसे करता रह जाएगा, उसको इंटरेस्ट ही नहीं उन चीज़ों में। लेकिन उसको कविताएं पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, उसको उपन्यास पढ़ना अच्छा लगता है, तो इंटरेस्ट भी है। तीसरी बात होती है इंटरेस्ट की, कि आप उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते हो। 2.5 महीने में तो वही पढ़ सकता है ना जिसका इंटरेस्ट हो, नहीं तो 1 साल में ना हो पुरंदर लिटरेचर, गोदान लेके बैठ गए 5 महीने तक गोदान पढ़े जा रहे हैं। इंटरेस्ट होगा तो आप 5-6 घंटे में गोदान खत्म कर देंगे। ये है, तो ये 3-4 चीज़ें आपकी साथ होना बहुत ज़रूरी है। और चौथी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में, कि उस जो सब्जेक्ट है उसमें गाइडेंस अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि टेस्ट सीरीज होना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट सीरीज है कि नहीं, उसका नोट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं कि नहीं है, उसकी कुछ अच्छी क्लासेज अवेलेबल हैं कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से कर पाना ऑप्शनल बहुत मुश्किल होता है जब तक कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ना हो। कुछ लोग ज्योग्राफी ऑनर्स कर रहे होते हैं, मान लो कर लिया होता है उन्होंने पहले, तो उनके लिए ज्योग्राफी पढ़ना मुश्किल नहीं होता, वो लोग समझ जाते हैं। लेकिन जैसे साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट है और वो हिंदी लिटरेचर लेना चाह रहा है, ज्योग्राफी का मानो भूगोल वाला पोर्शन है, वो उसको समझ में नहीं आएगा, इसलिए गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। और गाइडेंस के बाद में टेस्ट सीरीज होना बहुत ज़रूरी है जो यूपीएससी के पैटर्न पे टेस्ट करवाती है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, अब बैठ के ठंडे दिमाग से सोचिए और लिस्ट बना लीजिए कि मुझे ये ऑप्शनल है। पर शुरुआत में 1-2 महीने जीएस पढ़िए तो बाकी सब्जेक्ट से जानकारी होगी कि यार ज्योग्राफी ऐसा है, हिस्ट्री ऐसा लग रहा है, पढ़ना में अच्छा लग रहा है। शुरुआत में नहीं पता लगता, शुरुआत में सब सब्जेक्ट सेम लगते हैं, इसलिए आप शुरुआत में पढ़ के देख लिए, थोड़ा 3-3, 4-4 दिन चीज़ों के बारे में रिसर्च करके देख लीजिए और उसके बाद में निर्णय लीजिए। क्योंकि ऑप्शनल गलत चूज कर लिया तो ये आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, इसलिए ऑप्शनल बहुत ध्यान से चूज करें। इन चीज़ों को स्वीकार करने में, अंदर पचाने में टाइम लगेगा, क्योंकि छोटी मोटी बात नहीं है, ये लाइफ का एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस एक दिन में समझ में नहीं आता है। इसलिए इन चीज़ों को नोट करिए और घर पे जाके विचार कीजिए, दोस्तों में आपस में बैठ के इस पे विमर्श कीजिए कि क्या करना है, क्या चीज़ें सही रहती है। तो ये तभी समझ में आएगा, क्योंकि ये जब आपको 1.5 साल बाद में जब आप तैयारी कंप्लीट कर चुके होंगे ना, तब आपको मेरी बात याद आई कि उस टाइम पे उन्होंने वो बात बताई थी और आज वो समझ में आ रही है। तो क्यों ना वो तब जाके समझो, आप अभी से समझ लो उन चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इंटरेस्ट लेके थोड़ा सुनिए और चीज़ों को नोट करते रहिए। अगर आप बैठे रहेंगे ना यहाँ पे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सब लोग, मुझे लगता है, पेन कॉपी चलाते रहिए, पेन चलाएंगे तो थोड़ा नींद भी कम आएगी, ठीक है। तो जब भी नींद आए आपको, एक ये भी सॉल्यूशन है, जब मेरा था, मुझे जब भी नींद आती थी तो मैं आंसर राइटिंग करने लग जाता था, तो आंसर राइटिंग करते वक्त नींद कम आती है। तो आप सब लोग पेन निकाल लीजिए, यहाँ पे मूर्ति बन के मत बैठिए, नहीं ठीक रहेगा थोड़ा, नहीं तो वहाँ पे समझ में नहीं आएगा मेंस में कि लिखना क्या है और क्या क्या आंसर कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ। नहीं तो अच्छी बात है, कुछ लोग पेन कॉपी चला रहे शुरुआत से, तो 0.1% वही लोग हैं, शायद अच्छी बात है। जिनका छूट गया है वो यूट्यूब देख के उस समय चला लेंगे, चला लेना पड़ेगा। इससे जुड़ी एक बात बताता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक बार गंगा सिंह राजपुरोहित जी का सेमिनार था, तो उस सेमिनार में जैसे आप लोग बैठे हुए हैं वैसे कैंडिडेट बैठे हुए होंगे, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। फाइनली उनका सिलेक्शन हुआ तो उन्होंने मुझसे बताया कि मैं उस वाले सेमिनार में था। तो कल को आप में से कोई जब सेलेक्ट होगा और बताएगा कि उस सेमिनार में मैं भी था या थी, तो उस समय बहुत खुशी की बात होती है कि आप में से ही कोई निकल कर फिर इस मंच पर चला आता है। तो अब आप लोग तरोताज़ा लग रहे हैं और सोच रहे होंगे पीटी मेंस ये सब चलते रह रहा है, कुछ हंसी मजाक हो नहीं रहा। बीच बीच में कविताएं सुनाऊंगा आपको लास्ट में जाते वक्त, 1-2 बढ़िया से। चलिए, ये भी कमिटमेंट आप लोगों का, लेकिन उससे पहले ध्यान से सुनिए अच्छे से। मुझे इतनी पसंद नहीं है वैसे कविता, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कविताओं में आता है वो चीज़ें। अब जयशंकर प्रसाद की सुनाऊंगा तो आप लोग सो जाएंगे, इसलिए कुछ अच्छी सी सुनाऊंगा, लेकिन अभी ये बातचीत करते हैं, ठीक है।
अब ऑप्शनल से रिलेटेड एक और ज़रूरी सवाल फिर मन में आएगा, तो और बहुत सारे रखे भी हैं तो इसमें से भी निकल कर आएगा। ज़रूरी सवाल ये है कि एक कन्फ्यूज़न ये है कि जब हम हिस्ट्री ऑप्शनल लेंगे, ज्योग्राफी ऑप्शनल लेंगे, तो हम जीएस में उसका फ़ायदा मिलेगा या नहीं? मतलब ऑप्शनल को चुनने का बेस ये होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल ये होना चाहिए। अगर जीएस में आपको कोई, जैसे ज्योग्राफी ले रहे हो, तो पेपर 1 का लगभग 40 से 45% पोर्शन आप कवर कर सकते हो। PSIR जो होता है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप, तो अगर वो ले रहे हो आप, तो वहाँ पे आपका सेकंड पोर्शन, आपका पार्ट कंप्लीट हो जाता है सेकंड पेपर का। और आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले रहे हो तो गवर्नेंस वगैरह, पॉलिटी वगैरह वहाँ से कवर हो जाता है। इकोनॉमिक्स तो खैर लेते हैं हिंदी मीडियम वाले, लेकिन जो लेते हैं उनके लिए इकोनॉमिक सेक्शन अच्छा होता है। फिलोसफी वालों के लिए पेपर 4 ठीक रहता है थोड़ा सा। तो आपका ये तो होता है, लेकिन जो मैंने 3-4 बातें जो पहले बताई हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिंदी लिटरेचर से ऑप्शनल था, जीएस में हेल्प नहीं करता, लेकिन वो ऐसे में हेल्प करता आपके। अगर आपको बीच में अच्छे से कोट्स डालना आता है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, इस बार पितृसत्तात्मकता पे एक सवाल आया था, तो मैंने उस ऐसे को शुरुआत किया जयशंकर प्रसाद की कविता से कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, वो वाला सेक्शन से। तो ऐसे कबीर के जैसे कि पतिव्रता मैली बली काली कुचित कुरु, वहाँ से शुरू किया। तो ये चीज़ें आप यहाँ से शुरू करते हो तो रूखा नहीं लगता वो, ऐसे आपको उसमें रस आता है, सरस हो जाता है वो। तो जब सामने वाले को पढ़ने में मज़ा आएगा तो आपको मार्क्स देगा। आप उस वहाँ पे फैक्ट्स की बम्बारमेंट करके आ गए तो बोलेगा यार फैक्ट तो मैं रोजाना अखबार में पढ़ता रहता, तो क्यों दिमाग खराब कर रहा है। तो वहाँ पे बीच में आप थोड़ा उसको रस भी दीजिए। अब जब हिंदी साहित्य कुछ लोग यहाँ पे बैठेंगे तो एक चीज़ बताता हूँ, कोई भी महाकाव्य होता है या कोई भी कविता होती है, उसमें बीच में रसात्मक स्थल होता है और कुछ वर्णनात्मक स्थल होता है। वर्णन जहाँ पे वर्णन होता है, रस जहाँ पे रस आता है इंसान को। तो ऐसे में रखिए, कुछ वर्णन दीजिए, कुछ उसको रस दीजिए। तो सरस बनाने के लिए कुछ कोट्स हो गया, कुछ अच्छी अच्छी कविताएं होगी वहाँ पे डालिए, तो ये बेटर रहता है। अगला सवाल है, प्रीलिम्स के कितने समय पहले वैकल्पिक विषय को खत्म कर लेना चाहिए? वही जो बोल रहा था ना कि 4 महीने 5 महीने पहले आप सारा मेंस का तैयारी पूरा करके बैठ जाइए कि आपको दूसरे दिन और अगर मेंस दिलवा ली तो आप रेडी रहो उसके लिए। तो आप ये मत बोलना कि मेरे 3 सब्जेक्ट बच रहे हैं, मैं प्रीलिम्स बाद में करूँगा, वो उतना टाइम आपको मिलता नहीं है। तो आप प्रीलिम्स के पहले ही मेंस की 100% तैयारी करके बैठ जाइए, और प्रीलिम्स के बाद में मेंस के बीच में केवल रिवीजन के लिए और आंसर राइटिंग के लिए बच। वहाँ पे नया सब्जेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए आप प्रीलिम्स के 4.5 महीने, जो दूसरा अटैम्प्ट है मान लो उसका, तो 4 महीने पहले बंद कर दीजिए। पहला अटैम्प्ट है तो शुरुआत में प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए, 5 महीने पहले आप बंद कर सकते हो। जिसको ज़्यादा डर लगता है प्रीलिम्स का, वो 6 महीने पहले बंद कर सकता है। तो डिपेंड करेगा कि आपकी स्थिति क्या है। कुछ सवाल आपने शायद टीम दृष्टि से पूछना चाहा है। जैसे एक सवाल है कि जीएस और हिंदी साहित्य के लिए आंसर आप कैसे चेक कराते थे, क्या करते थे, कोई आंसर राइटिंग का? देखिए यहाँ पे मैकेनिज्म होती है। जीएस के लिए आंसर से नीचे सेक्शन होता है, नोट्स काउंटर, और यहाँ पे टीम भी होती है। कई बार कलेक्ट भी कर लेते थे क्लास में, तो आप ये चैनल्स यूज़ कर सकते थे। और टेस्ट सीरीज में तो आपको होता है कि पेपर जमा करा दीजिए और आपको उसका ऑनलाइन रिजल्ट भी मिल जाता है, ऐप पे भी उसका फ़ोटो आ जाता है पूरा, और वेबसाइट पे भी आपको मिल जाता है। तो कई तरीके हो सकते हैं, आप सेंटर पे जाके फिजिकली भी आप कलेक्ट कर सकते हो। तो आंसर राइटिंग के लिए यहाँ पे अच्छा स्ट्रक्चर बना रखा है और 1-2 दिन में आपको आंसर मिल भी जाता है। और जो मेंस की जो टेस्ट सीरीज है उसका आपको 1 वीक के अंदर या 10 दिन के अंदर आपको कॉपी वापस मिल जाती है। तो यहाँ पे अच्छा स्ट्रक्चर बना रखा है, उसको यूज़ कीजिए, बढ़िया रहेगा, हेल्पफुल है। और समय समय पर अवेक प्रोग्राम भी, शायद उसका फायदा। लेकिन वो प्रीलिम्स के बाद में शुरुआत होता है। जो प्रीलिम्स में सक्सेसफुल होते हैं उनके लिए फ्री प्रोग्राम रहता है, और मैंने उसको ज्वाइन किया दोनों के दोनों बार। उसमें आपको जो कॉन्सेप्चुअल और करंट की क्लासेज है, तो उसको बोलते हैं ना क्रैश कोर्स टाइप की, एक सब्जेक्ट पूरा 2 दिन में पढ़ा दिया। वैसे पढ़ाना पॉसिबल होता नहीं, लेकिन जो पहले से पढ़े होते हैं इंसान उसको आसानी से समझ में आ जाता है। तो वहाँ पे 15-20 क्लासेज भी होती हैं, साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, टेस्ट सीरीज भी वहाँ पे अवेलेबल होती है। तो वो तो खैर प्रीलिम्स के बाद के वो क्वेश्चन है, उसके पहले तो क्लासरूम प्रोग्राम है, जो नॉर्मल टेस्ट सीरीज है, क्लास टेस्ट है, उसको फॉलो कीजिए। ठीक है। हिंदी साहित्य में उदाहरणों को याद करने के लिए आप क्या करते थे? उदाहरणों को याद करने का एक ही तरीका है, आप नोटबुक बना लीजिए, उसके लिए अलग से छाट के रख लीजिए उदाहरणों को, और रोजाना हनुमान चालीसा की तरह पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए।
बेटर रहेगा। और रोजाना आप कबीर को, आज कबीर को रट लिए, बैठ के गा रहे हैं, दोस्त को सुना दीजिए कि इधर आ तुझे कबीर सुनाता हूँ, नहीं। और अगर दोस्त नहीं मिले तो घर वालों को सुना दीजिए। घर वाला नहीं सुनाए तो मुझे किसी ने बताया था, कोई किसी को पेट पालने का शौकीन होता है, कोई बिल्ली पालते हैं, कोई कुत्ता पालते हैं, कोई और कुछ पालते हैं, तो आप उसको ऐसे कीजिए, उसको बुलाइए, उसको बिस्किट दीजिए और उसको सुनाइए कि देखो मैं तुझे कबीर सुनाता हूँ। तो उसको समझ में आया नहीं है, आपके जबान से निकलेगा तो आपको जरूर याद हो। कोशिश कीजिए कि उसको रिसाइट करने का, आप उसको बार बार दोहराने की कोशिश कीजिए, तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाए कि जयशंकर प्रसाद क्या कह रहा है और मैथिली शरण गुप्त क्या कह रहे हैं। नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त को जयशंकर में लिख के आ जाओ, जयशंकर को मैथिली शरण में। तो इसलिए कॉपी बना के उसमें कोड्स लिख लीजिए और साथ में उसको रटना स्टार्ट कर दीजिए, लिख लिख के, वैसे बोल बोल के। ये इस दौरान अपनी सुरक्षा का ख्याल रखिए, बिल्कुल। अगर पता चल गया कि कुछ ऐसा सुना रहा है जो मेरे काम का नहीं है तो अटैक कर सकते। तो रणनीति आप पहले स्पष्ट मत कीजिएगा कि मैं इस रणनीति से आपको बता रहा हूँ, अब उसको बोलो कि चलो मैं कुछ अच्छी चीज़ बताता हूँ आपको, ये सही रहता है। एक सवाल बहुत लोगों ने पूछा था जो मैंने लास्ट के लिए रखा था कि चीज़ों को लंबे समय तक याद कैसे रखा जाए। सबसे बड़ी चुनौती ये है, रोज़ पढ़ते हैं, बम्बार्डिंग है सूचनाओं की, फिर भूल जाते हैं, फिर बाद में देखने में लगता है कुछ पढ़ा तो है लेकिन याद नहीं है। तो क्या तरीका होता है? देखिए, हमारा जो ब्रेन है वो एक मेमोरी की तरह काम करता है, उसमें 2 मेमोरी मानी जाती है। अब ये कुछ वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं, मैं ऐसा नॉर्मली बता रहा हूँ कि एक स्थायी मेमोरी होती है और एक जो टेम्परेरी मेमोरी होती है वो होती है। हम सारे दिन सूचनाएं लेते रहते हैं, देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं उनसे हमें सूचनाएं मिलती हैं। तो कुछ देखते रहते हैं, कुछ सुनते रहते हैं, बहुत सारी सूचनाएं मिलती हैं। क्या सब कुछ याद रह पाती है? नहीं रह पाती है। और दिमाग अगर सब कुछ याद रखने लग जाएगा तो उतना संभव भी नहीं है, प्रकृति ने हमको ऐसा बनाया नहीं है। पागल हो जाएंगे 2-4 दिन में अगर सूचनाएं सारी याद रखने लग जाए। तो दिमाग फिल्टर करता है चीज़ों को कि कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। फिल्टर कैसे करेगा, उसको इंपॉर्टेंट कैसे लगेगा कि दिमाग 3-4 बार उस इंफॉर्मेशन को ग्रहण कर रहा है, बार बार कि यार इंफॉर्मेशन मेरे 3-4 बार सामने आ रही है, तो उसको सोचेगा कि यार इंपॉर्टेंट है, इसको स्थायी मेमोरी में डाल देना चाहिए। तो ये प्रोसेस ही है। अब उसको 3-4 बार कैसे दिखाएं, उसके लिए बेस्ट तरीका रिवीजन। और रिवीजन कब कब हो, इसका तरीका है, पहला रिवीजन आपका 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। 24 घंटे में जो चीज़ें आपने देखी है इंपॉर्टेंट है, आप उसको एक बार नज़र में एक बार सामने लाइए। 7 दिन में दूसरा रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। 7 दिन में आपने जो पढ़ा है पीछे का, आप चाहे उस दिन कम पढ़ लीजिए लेकिन रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और तीसरा रिवीजन है महीने के लास्ट में। तो ये 3 रिवीजन आपको करना है, तभी आपके दिमाग में लंबे समय तक चीज़ें याद रह पाएंगी। दूसरी चीज़, दिमाग उन्हीं सूचनाओं को याद रखता है जो उसको क्रमबद्ध तरीके से दी जाती हैं, सिस्टमेटिक तरीके में दी हुई चीज़ें। कंप्यूटर में स्टोर करने का जो तरीका होता है इन्फॉर्मेशन को, वो होता है 0 1 1 0, जो बिट्स होते हैं उसमें वो स्टोर करता है। तो सिस्टम में होता है अरेंजमेंट, एक उनका सिस्टम होता है। तो दिमाग में भी यही होता है कि जो हम सिस्टमेटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, एक के बाद एक चीज़ें देते हैं, तो दिमाग उसको लंबे समय तक याद रखता है। कोई भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी का कॉन्सेप्ट हो, इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट हो, आप उसको सिस्टमेटिक तरीके से याद कीजिए कि पहले ये, फिर ये, फिर ये। और जब वो क्लियर हो जाए उसके बाद में उसको छोड़िए। अगर थोड़ा सा भी लिंक टूट गया बीच में से कन्फ्यूजन की वजह से, तो दिमाग उसको स्टोर नहीं करेगा। ये ध्यान रखा करो, जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो। इकोनॉमी में बैंकिंग सिस्टम पढ़ रहे हो तो उसका एक एक चीज़ें हैं, अच्छे से पढ़ो। लिंक टूटा और वो इन्फॉर्मेशन गायब हो जाएगी। तो चीज़ों को लिंक जोड़कर सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को पढ़िए। तो रिवीजन प्लस सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना, ये चीज़ें आपको लंबे समय तक याद दिलाएंगी। और दूसरा है, मतलब जो इसके अलावा जो जीवन का भाग है वो मेडिटेशन है। माइंड को ट्रेन करो, उसके लिए शांत रहना सीखो और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा फोकस करो, सो दैट आपका माइंड एक फ्रेश रहे हमेशा। स्ट्रेस में कोई चीज़ें होती है तो याद नहीं होता है। तो माइंड को खुश रखने की कोशिश कीजिए, ब्रेन को जितना हो सके, उससे ज़्यादा लंबे समय तक आपकी चीज़ें याद रहेंगी। चलिए, अब अगले चरण में इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ सवाल हैं। आपसे इंटरव्यू में कौन से सवाल पूछे गए जो दृष्टि मॉक टेस्ट के अंतर्गत आए? थोड़ा सा उल्टा हो गया है सवाल,
ठीक है, लेकिन ऐसे समझ लेते हैं इंटरव्यू में कौन से सवाल पूछे गए और दृष्टि में जब आपने मॉक टेस्ट दिया तो उसका वहाँ पर क्या इम्पैक्ट रहा, क्या फ़ायदे हुए उसके? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जो आपके इंटरव्यू में दो चीज़ों जगह से सवाल आपके आते हैं। पहला तो आपका जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है, डेफ जिसको बोलते हैं, एक तो क्वेश्चन बनने की संभावना आपकी वहाँ से होती है, और दूसरा जो एरिया होता है वो होता है करंट अफेयर्स आपका। तो जो यहाँ पे मॉक में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो डेफ से रिलेटेड होते हैं, तो वो एग्जैक्ट आपको कई बार पूछ लिए जाते हैं। और कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो करंट अफेयर के खैर इतना प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन मॉक इंटरव्यू की सबसे अच्छी जो विशेषता है, सबसे अच्छा लाभ है, वो ये है कि आपको कॉन्फिडेंस के साथ बात करना, आपको इस इतने स्ट्रेसफुल माहौल में आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना आता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आप गलतियाँ वहाँ पे कम करते हो। जब आप शुरुआत में गलतियाँ करते हो, वीडियो देखोगे तो वो गलती आप बाद में नहीं दोहराओगे, तो गलतियाँ कम करने के चांसेस वहाँ पे होते हैं। तो मॉक इंटरव्यूज़ का ये सारा फायदा होता है, तो गलतियाँ कम होती हैं, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है, और जो डेफ के सवाल हैं, जो प्रोबेबल एरियाज़ हैं, संभावित एरियाज़ हैं, वहाँ से सवाल कई बार एग्जैक्ट भी पूछे जाते हैं। जैसे मुझसे सवाल पूछा गया, मेरा नाम थोड़ा यूनिक है, इस वजह से मेरा सरनेम है वो यूनिक है, तो उस वजह से दृष्टि में भी सवाल पूछा और वहाँ पे भी सवाल पूछा, ये तैयार था। JNU से बिलोंग करता हूँ, यहाँ भी सवाल पूछा, वहाँ भी सवाल पूछा। IIT से, तो IIT टेक्नोलॉजी पे यहाँ भी 1-2 क्वेश्चन थे, वहाँ पे भी 1-2 क्वेश्चन थे। तो कई बार ऐसे कॉमन एरियाज मिल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल अपोजिट पूछा जाता है सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें आप ये फोकस मत कीजिए कि मॉक इंटरव्यू में जो पूछा जाएगा वही वहाँ पूछा जाएगा। लेकिन मॉक इंटरव्यू के जो अलग लाभ मैंने बताए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने आपको एक्सप्रेस करना, कॉन्फिडेंस लाना, जो गलतियाँ हैं उनको मिनिमाइज करना। ये इस दृष्टि से मॉक इंटरव्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपने पहले बताया कि इंटरव्यू की तैयारी शुरू से होनी चाहिए और अपनी पर्सनालिटी में उन चीज़ों को शामिल करना चाहिए, तो उस पर एक सवाल आया है कि इंटरव्यू की तैयारी के लिए अभी से क्या अप्रोच होनी चाहिए? देखिए, इंटरव्यू में जो होता है UPSC का, उसका नाम है व्यक्तित्व परीक्षण, और इसमें परीक्षण तो पता है, परीक्षा करेंगे वहाँ पर। UPSC ने लिख भी रखा है कि इंटरव्यू में पूछा क्या जाएगा। उसने सिंपल ये लिखा है कि नॉर्मल बातचीत के जरिए आपसे ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आप इसके लिए सक्षम हो कि नहीं, वो एप्टीट्यूड आप में है कि नहीं, वो गुण आप में है कि नहीं। क्रॉस क्वेश्चनिंग वहाँ पर नहीं की जाती। आपका जो मेमोरी पावर है वो ज़्यादा यूज़ किया नहीं जाता कि डेटा कितना याद है, वो कितना याद है, नहीं, वो नहीं। फैक्ट आपसे पूछे नहीं जाते। आपसे नॉर्मल बातचीत के जरिए आपसे ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि यार ये बंदा कहीं बायस तो नहीं है, पूर्वाग्रह से ग्रसित तो नहीं है, कोई ये तो नहीं है कि भाई कोई चीज़ों पे नेगेटिव राय रखता है, हर चीज़ पे नेगेटिविटी होती है। कई इंसान होता है कि हर चीज़ में कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। कहीं इसके माइंड पे ये तो नहीं है कि माइनॉरिटीज़ के लिए गलत भावना रखता है, संविधान के लिए प्रति सम्मान नहीं है। तो वो चीज़ें चेक करने की कोशिश करते हो। ये चेक नहीं करेंगे कि संविधान के प्रति सम्मान रखते हो, ऐसा नहीं पूछेंगे वो आपसे। वो ऐसा एक केस स्टडी आपके सामने रख देंगे, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे, बिकॉज वो इतने एक्सपीरियंस लोग होते हैं, रिटायर्ड जो होते हैं 60 साल के बाद में, लगभग वही UPSC में जाते हैं। और उस टाइम पे सचिव स्तर के जो अधिकारी होते हैं उनके पास 30 साल का एक्सपीरियंस लगभग होता है, और आपकी एज ही नहीं है 30 साल। उनके पास इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो नॉर्मल बातचीत के जरिए आप में गुण जानने की कोशिश करते हैं। गुण कौन कौन से हैं, इसके लिए UPSC ने इंटरव्यू के सिलेबस में नहीं लिखा कि गुण कौन कौन से चाहिए। लेकिन जो एथिक्स का पेपर है, फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, एक पॉइंट है, उसमें 6-7 वैल्यूज नोलन समिति आपने पढ़ोगे आप आगे जाके। जो पेपर 4 है, जो यूनाइटेड किंगडम है, उसमें एक समिति बनी थी 1990s में, 92 में, नोलन समिति, उसने बताए थे 7 गुण। फिर हमारे पास आया सेकंड ARC, उसने बहुत सारे गुण बताए। वो गुण आप में होने चाहिए, वही गुण है, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, पार्शियलिटी, इम्पार्शियल जिसको बोलते हैं वो होना चाहिए, गैर तरफदारी आप में होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, करुणा होना चाहिए, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस आप में होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अमूर्त हैं, ये दिखेगी नहीं कि ये डेडिकेटेड है, लेकिन आपके अंदर व्यक्तित्व में घुला होना चाहिए। और व्यक्तित्व क्या होता है, आप पेपर 4 में पढ़ने वाले हो कि व्यक्तित्व के 2 पक्ष होते हैं, भौतिक पक्ष और जो अभौतिक पक्ष जिसको बोल सकते हैं, नॉन मटेरियलिस्टिक जो पक्ष होता है वो। भौतिक पक्ष में आप दिखते कैसे हो, आप बाल से ही बनाते हो कि नहीं, कि ऐसे ही कुछ भी झाड़ी लेके चले गए वहाँ पे, यहाँ पे बड़े बड़ी दाढ़ी बढ़ रखी है, यहाँ पे तो मैं इंटरव्यू देने आया हूँ,
वहाँ पे असली वाले में नहीं थी। तो आप व्यवस्थित रहना जानते हो कि नहीं जानते हो, टाइम टेबल कैसे फॉलो करना, आप एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन हो कि नहीं। सेकंड है कि वो जो वैल्यूज़ बताइए वो आप में इनकलकेटेड है कि नहीं, या आप में समाहित है कि नहीं। तो ये समाहित करने के तरीके होते हैं बहुत सारे। पेपर 4 में पढ़ोगे कि सत्यनिष्ठा का विकास कैसे किया जाए। वैसे तो जो एथिक्स का विकास होता है हमारे परिवार से, हमारे समाज से, हमारे स्कूल से, वहीं से होने लगता है। लेकिन फिर भी मान लो किसी में विकसित नहीं हो पाया, तो ये है कि विकसित कर लीजिए, अच्छा होता है, इंटरव्यू में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आप रेडिकल अप्रोच लेकर चलेंगे तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए अभी से कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखिए, लोगों से मिलिए, बातचीत करना सीखिए। कई बार मान लो 4-5 फ्रेंड बैठे हैं, तो एक फ्रेंड को सामने बैठा दीजिए, 4 लोग इधर पैनल बना लीजिए और उससे रैंडम क्वेश्चन कीजिए कि ऐसा होगा तो क्या करोगे, ये क्या होगा, ऐसा करोगे तो क्या करोगे। तो अभी से उन चीज़ों के प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि लास्ट में आप 3 महीने में अपनी पर्सनैलिटी चेंज नहीं कर सकते। पर्सनैलिटी का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है, जो अधिकांश हिस्सा होता है, वो स्थायी होता है, उसको चेंज करना मुश्किल होता है। इसलिए आप अभी से लगभग मान लो 2 साल बाद में एग्जाम देने वाले हो, तो 2 साल में पर्सनैलिटी को चेंज करना थोड़ा आसान होता है, ना कि 3। तब आज से ही उन चीज़ों को, गुणों को विकसित कीजिए, वो सही रहेगा। चलिए, आज के सेशन का अंतिम सवाल ये है कि प्रिपरेशन के किस स्टेज में ये आत्मविश्वास आता है कि हमने पूरा यूपीएससी का सिलेबस कवर कर लिया है, और कब आता है? ये कॉन्फिडेंस आज तक किसी मानव में तो नहीं है, मशीन में आ गया वो अलग बात है, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस डिफाइंड नहीं है। तो आपको लास्ट दिन लगता है कि ये रह गया, वो रह गया, ये रह गया, अरे ये तो पढ़ा ही नहीं, अरे वो छूट गया। जितना हथियार आपके पास है, जो छेनी, हथौड़ा, कुल्हाड़ी जितनी आपके पास है, उसी से युद्ध लड़िए, उसी से जो बेस्ट कर सकते हैं वो करिए। क्योंकि वहाँ पे कॉन्फिडेंस डाउन जैसे ही करोगे, आपके सवाल गलत होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैंने बोला ना कि किसी क्वेश्चन में 4 ही पॉइंट है, तो ताड़ बना दीजिए तिल का, 4 से 14 पॉइंट बना दीजिए, धीरे धीरे लिख लिख के बड़ा बड़ा के लिख दीजिए, उसको बड़ा बड़ा मोटा मोटा अक्षर लिख दीजिए, गैप ज़्यादा कर दीजिए, फ्लो चार्ट बना दीजिए, डायग्राम मोटा सा बना दीजिए, पाई चार्ट बना दीजिए। तो ऐसे करके क्रिएटिविटी दिखा के वहाँ पे आप अपने एफर्ट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, यही स्मार्ट स्ट्रेटेजी होती है। बाकी कुछ ऐसा नहीं होता कि स्मार्ट स्ट्रेटेजी के लिए विशेष गुणों की आवश्यकता होती है, वैसा कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं, और आप जितना हो सके उतना कोशिश कीजिए, और जो सिलेबस तैयार हो गया एक मिनिमम आप कवर कर लीजिए कि जो मेन टॉपिक्स हैं GS 4 में, GS 3 में, या फिर करंट के हैं, कि ये एसेंशियल टॉपिक्स हैं। आप बैंकिंग सिस्टम छोड़ के नहीं जा सकते, आप मान लो जो हमारा शेयर बाजार वो छोड़ के नहीं जा सकते, आप मॉडर्न इंडिया में राष्ट्रीय आंदोलन छोड़ के नहीं जा सकते। तो ये जो टॉपिक्स है, जो अनिवार्य टॉपिक्स है, वो पढ़ लीजिए। बाकी तो रोजाना नई नई चीज़ें डेवलप होती रहती हैं, तो जो एसेंशियल टॉपिक्स हैं उसको कवर कर लीजिए एक बार, और जितना है उसके साथ अच्छे से एग्जाम दीजिए, और उससे आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ चांसेस, बिकॉज प्रोबेबिलिटी 0.1% वर्सेस 99.9% है, लेकिन आपको कुछ अलग करना पड़ेगा भीड़ से हटकर, तभी जाके सिलेक्शन होगा। और कभी डाउन फील हो तो आप, एक दिनकर की कविता है, कुरुक्षेत्र आपने सुना होगा, तो कुरुक्षेत्र की कविता है कि जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर। सर को भी याद होगा शायद, सर तो मेरे बहुत सीनियर है वैसे, सर बोल रहे हैं कि क्या कविता सुना रहे हैं। जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, ये उनका है जो चरण रोप कर निर्भय होकर लड़ते हैं। इन्हीं लाइन्स के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो मैं पॉइंट्स बताया हूँ उनको याद रखने की कोशिश कीजिए और उनको अपने जीवन में उतारिए, तभी सेमिनार का सक्सेसफुल होगा। अगर इसमें 4-5 फेस भी आगे जाके सेलेक्ट हो गए तो बहुत बड़ी सफलता है, और मेरा ये जो टाइम है 2 घंटे का वो सक्सेस हो जाएगा। वाकई ये सेशन बहुत अच्छा रहा, और बहुत अच्छे तरीके से आपने चीज़ों को बांधा है, बहुत अच्छे से समझाया है। मुझे उम्मीद है आप लोग को भरपूर इसका लाभ मिलेगा। आप सबके सवालों को मैंने कई बार 4, 5, 10 सवालों को एक क्लब करके पूछ लिया था, तो सारे सवाल हो गए हैं।
जैसा मैंने बताया था, आप लोग भरोसा रखिएगा, उस भरोसे पर मैं खरा उतरूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनील, आपने इतना वक्त दिया और इतने अच्छे से डील किया, इतने अच्छे से समझाया। फिर हम लोग नेक्स्ट किसी टॉपर के साथ इसी प्रोग्राम में मिलेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू।